चलो लाइव ना। माधुरी कैसी हो? आवाज आ रही है माधुरी? माधुरी आवाज आ रही है? हाँ हर्षलता मैडम कैसे हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? सुन पा रहे हैं हमको? हाँ जी। ओके माधुरी को आ रही है। हर्षलता मैडम आ रही है आवाज आपको? गुड इवनिंग मैडम कैसे हैं? आज छुट्टी थी क्या पंजाब मैडम? नहीं थी आपके एरिया में जहाँ पे हैं आप पोस्टेड? अच्छा ओ, यहाँ तो छुट्टी थी मैम आज। माधुरी तुम्हारे यहाँ? अच्छा तुम तो वहां हो ना माधुरी, गुजरात में। तुम गुजरात में कहाँ हो? अरुणाचल कैसी हो? सूरत के पास बारडोली है। ओके। आंचल आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आंचल को पता नहीं आवाज। आंचल आवाज आ रही है? गुड इवनिंग कैसी हो? और पढ़ाई हुई कुछ एक हफ्ते की नहीं हुई जब हम नहीं रहे? पढ़े हो तुम लोग की नहीं? एक हफ्ते जब हम नहीं रहे पढ़ाई की कुछ? थोड़ा थोड़ा पढ़ी हो? नो मैं तो एंगेजमेंट। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई माधुरी? आओ शानू क्या हालचाल? अरे वाह बधाई हो माधुरी। कब है तुम्हारी शादी माधुरी? माधुरी कब है तुम्हारी शादी? फेब में है। अच्छा चलो बढ़िया। और शानू मैडम कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है आपकी? शानू मैडम कुछ बता नहीं रही हैं। शानू, ओ शानू, कुछ बोलोगी? हाँ हेमंत पढ़ाई का क्या चला तुम्हारा? पढ़ रहे हो? हेमंत आवाज आ रही है नहीं आ रही?
शानू तुमको आवाज आ रही है, हाँ ना? कैसी चली पढ़ाई तुम्हारी शानू? बस अब बता ही नहीं रही हो कि कैसी चली पढ़ाई पे शांत हो जा रही हो, वाह। सर हो रही है, अच्छा। डेली पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो डेली? हम्म। बच्चे इतने कम क्यों आए हैं? हम्म। आज बच्चे छुट्टी मना रहे हैं क्या? कम बच्चे क्यों आए हैं आज? आज इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं हम, तो बच्चे आज कम दिख रहे हैं। हम्म, चलो 2 मिनट और देखते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। प्रांजलि का है, लेट का है ज्वाइन कर रही हो? क्या हाल चाल प्रांजलि? बढ़िया। पढ़ाई का क्या सीन चल रहा है, चल रही पढ़ाई? सर पढ़ाई चल रही है। डेली तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? डेली तो पढ़ते नहीं होगे, मुझे लग रहा है। जिस दिन बहुत थक जाते हैं उस दिन नहीं पढ़ते हैं, जिस दिन नहीं थकते उस दिन पढ़ लेते हैं और ऐसा ऑफिस से आके। परसेंटेज में उसका टर्म्स कितना है ना पढ़ने का? आपकी ट्रिप कैसी रही? है, हाँ ट्रिप अच्छी थी यार। ट्रिप अच्छी थी तो क्या? हम्म। मतलब ऑफिशियल ट्रिप थी? हाँ हाँ, ऑफिशियल ट्रिप थी। हाँ। हम्म। तो कहाँ तुम चली जा रही हो टहलते हुए? सर कुछ नहीं, हैंड्स फ्री लेने गए अच्छा अच्छा। दूसरे चलो रूम में ठीक थी। है, ठीक है ठीक है, ले लो हैंड्स फ्री लेके बैठो। तो ले लिया। चलो। आज बच्चे कम आ रहे हैं, आज इम्पोर्टेंट पढ़ाना चाह रहे हैं पर बच्चे जो है कम दिख रहे हैं। हम्म, ये जो मॉड्यूल है ना, ये वाला जो भी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा एबीएम वाला, ये अभी हम लोग जितनी इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है, वो थ्योरीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? क्योंकि क्या है, ये जो थ्योरीज जो भी हैं, ये इंपॉर्टेंट साइको एनालिटिकल थ्योरीज हैं, है ना? इंसान की साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी से रिलेटेड, है ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्योरीज हैं, जिसको उन्होंने ह्यूमन बींग्स को, हमने क्या कहा है, मॉड्यूल सी क्या है? मॉड्यूल सी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, ह्यूमन को समझने की कोशिश की गई है
कि ये जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम तो करता नहीं है। ये बात तो हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है। तो जब ये पैसे के लिए काम नहीं करता है तो ये काम कैसे करता है, किन चीजों की वजह से काम करता है, कौन सी चीजें उसके बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, कौन सी चीजें उसके एटीट्यूड को कंट्रोल करती हैं, आखिर एटीट्यूड होता क्या है ना। बहुत सारी चीजें जो है वो, और आदमी हर समय किस स्टेज में रहता है, किस मोटिवेशन में रहता है ना। इंसान सबसे जो है सबसे विचित्र प्राणी जो है दुनिया का वो इंसान है ना। उसको प्रेडिक्ट करना जो है उसके मन में क्या चल रहा है, वो कब कैसे रिएक्ट कर देगा, वो कहना बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए जो इतनी सारी थ्योरीज और इतना सारा काम जो है वो इंसान की साइकोलॉजी पे लगातार चलता रहता है। वही जो लगातार जो साइकोलॉजीज हैं और जो लगातार जो थ्योरीज अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 80 90 100 सालों 150 सालों में जो दी हैं, उसकी यहाँ पे वेरियस वेरियस जो साइकोलॉजीज हैं उसको पढ़ेंगे, थ्योरी समझिएगा सबकी जो है। ये हम इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि जो है ना इसमें जब केस स्टडी आएगी ना, केस स्टडीज आपको देखने में लगेगा सिंपल है, बट जब तक आपको थ्योरीज का सार नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि सब कुछ पढ़ने में तो सब कुछ लगेगा यार ये क्या है, एक जैसा ही है, पर एक जैसा नहीं है ना। और बहुत सारी थ्योरीज के पीछे बहुत सारा दिमाग है, बहुत सारी साइकोलॉजी है। जब तक हम उस फैक्टर को नहीं समझ लेंगे, जब तक हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेंगे, इस चैप्टर के या इस मॉड्यूल के सवालों का जवाब देना कठिन बना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहीं से जो शुरू करेंगे, वो जो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। जो आज की स्टार्ट है वो है थ्योरीज ऑफ अडल्ट लर्निंग से, है ना। दो तरह की लर्निंग होती है, एक होती है पेडागॉगी। पेडागॉगी जो है, पेडा वर्ड जो है वो बच्चे से रिलेटेड है ना। जैसे पेडियाट्रिक होता है ना, जो बच्चों का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो पेडागॉगी वर्ड है बच्चों की टीचिंग। बच्चों को पढ़ाना आसान हो, बच्चों को पढ़ाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो वो हर समय नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें हमेशा ये रहता है। सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? बढ़ते चल रहे हैं ना हम लोग? हाँ जी, सबको अच्छे से आवाज आ रही है? ठीक है, सब कुछ पढ़ते चले। तो बच्चों को पढ़ाना आसान होता है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना आसान होता है क्योंकि बच्चे एक तो पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, दूसरे बच्चे अपनी इमीडिएट लर्निंग के लिए नहीं पढ़ते हैं, अपनी इमीडिएट बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसने एबीसीडी सीखी हो और वो तुरंत सोचता हो कि मैं राइटर बन जाऊंगा या मैं राइटर बन सकता हूं इसलिए मैं एबीसीडी चलो पढ़ के सीख लेता हूं, तो कोई बच्चा सोचता नहीं है। बट जब हम आपको, तो ये बच्चा जो है ना, बच्चे को जब पढ़ने जाता है बच्चा, तो उसको पढ़ाना आसान होता है। एक तो खुद भी सीखना चाहता है और वो सीखते समय बहुत दिमाग नहीं लगाता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप जब 7th में थे या 8th में थे या 5th में थे, कभी आपने ये सवाल नहीं किया होगा कि नहीं नहीं यार ये क्यों पढ़ा रहे हो, मुझे क्या काम आएगा मेरे को, है ना, जबरदस्ती पढ़ा दे रहे हो मुझे पाइथागोरस थ्योरम। आपने कभी ये सवाल नहीं किए होंगे, है ना। तो बच्चों को पढ़ाना आसान रहता है और बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं। पर वहीं जब हम लोग दूसरी थ्योरीज में आते हैं, जब बड़ों को हम पढ़ाने की बात करते हैं, उस थ्योरी को कहते हैं हम लोग एंड्रागॉगी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एंड्रागॉगी। अभी पेडागॉगी और एंड्रागॉगी में फर्क ये है कि बड़ों को पढ़ाना बड़ा कठिन है। बड़ों को पढ़ाना कठिन क्यों है? क्योंकि बड़ों के पास पढ़ने का एक तो मोटिवेशन कम होता है और दिमाग ज्यादा लगाते हैं बड़े, है ना। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम जैसे आपको आज पढ़ा रहे हैं, देखिए आज क्या है, संडे का दिन है, तो सबने कई संडे कह रहे हैं, छुट्टी का दिन है, तो कई सारे बच्चे नहीं आए आज। हो सकता है उनका कहीं ऑलरेडी पहले से कुछ प्लान हो, वो मिस कर गए हों, या वो सोचते हो कि चलो हम बाद में यूट्यूब पे अगर जस्ट सर वीडियो डाल देंगे तो यूट्यूब में देख लेंगे, है ना। इस वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्लास मिस कर रहे हों और क्लास में आज नहीं आए हों। दूसरे, आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, आप उसका इमीडिएट रिजल्ट देखते हो। आप सीआईबी पढ़ रहे हो, क्यों? आप सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप लोग जितने आप लोग यहाँ बेसिक आए हो, मोटिव आप लोगों का ये नहीं है कि हमको इससे ज्ञान मिलेगा। मोस्टली जो आप लोग आए हो, आप में से ज्यादातर का मोटिव ये नहीं है कि हम ज्ञान पालेंगे इससे कुछ। आप लोग का बेसिक मोटिव क्या है कि हमको वो एग्जाम क्रैक करना है, हमको वो एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको सिखाने में और आपको मोटिवेट रखने में ज्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना, आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर जागने की, जानने की उत्सुकता नहीं है आप लोगों के अंदर,
है ना। आप ये सोच के खुश नहीं हो रहे हो कि आज मैं कितनी नई नई चीजें सीख लूंगा, आज मैं सेगमेंट फ्लूइड के बारे में जानूंगा, आज मैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में जानूंगा। आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आप सोचो यार ये सर आज पढ़ा दें, यार ये पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, और हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, इसकी केस स्टडी आ जाए। आप वैसे सीख रहे हो, आपके अंदर जानने की उत्सुकता नहीं है। दोस्तों आप लोगों को समझाना बड़ा कठिन है, आप लोगों को पढ़ाना कठिन है। आप लोग तभी पढ़ सकते हो, हम लाख कोशिश कर ले, है ना, कि आपको जो है अपने हिसाब से पढ़ा दें और अपने हिसाब से मोटिवेट कर लें, बट हमारा काम कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास खुद का अपना इतना ज्यादा प्री कंसीव्ड माइंड है, इतने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, इसलिए आप लोगों को पढ़ाना कठिन होता है। तो पेडागॉजी और एंडागॉजी में बहुत फर्क है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। बड़ों को जब हम पढ़ाते हैं, एक एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं नेडलर, नेडलर कहते हैं कि जब हम बड़ों को पढ़ाते हैं तो जो बड़ों की जो लर्निंग है, जो पढ़ाने की जो टेक्निक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टेक्निक है मैकेनिस्टिक या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। ये कहती है कि जो लर्नर्स हैं वो पैसिव है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन अ लर्नर इज कंडीशन टू गिव द राइट रिस्पॉन्स। जैसे आप लोग इस प्रोसेस में जब आप आए हमसे पढ़ रहे हो, आप लोग एकदम पैसिव हो, आप लोगों का अपने मन से कोई, इससे पहले आपको इस टॉपिक की कोई नॉलेज नहीं थी, आपके पास ये भी नहीं है कि मैं इस टॉपिक में मुझे कुछ कमाल कर दिखाना है। हम आपको अपने हिसाब से इस पूरे टॉपिक में मॉड्यूलेट करते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि देखो शानू, ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से नोट कर लो क्योंकि ये आएगा एग्जाम में। तो जैसे हम कहेंगे यार ये आएगा एग्जाम में, आप लोग कान खड़े हो जाएंगे, आप कहोगे यार ये देख लेते हैं। या कोई पर्टिकुलर चीज हम आपको जो है बोलेंगे कि देखो ये इसका टफ पार्ट है ना, तो आप कुछ हो गया, अच्छा ये इसका टफ पार्ट है, यानी इसको जो ध्यान से सुन लेते हैं। बात समझ रहे हो, यानी हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आप पैसिव हैं, आप मशीन हैं, आप मशीन के जैसे हैं, आपकी अपनी खुद की कोई थिंकिंग नहीं है। हम जो कमांड मारते हैं आपके ऊपर, ये करना है, इसको ठीक से रट्टा मारना, ये एग्जाम में आता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, इसको जरा समझो, तो आप वैसे रिपीट करने लगते हो, आप वैसे अपने माइंड को सिमुलेट कर देते हो। ये बात क्लियर है सबको। तो ये थ्योरी जो कहती है नेडलर की, वो बताती है कि लर्नर्स जो हैं मैकेनिस्टिक होते हैं। जब हम किसी बड़े को पढ़ाते हैं तो ज्यादातर लोग मैकेनिस्टिक होते हैं, और जो पढ़ाने वाला है, ठीक है, उनको अपने हिसाब से उनको मोटिवेट करना पड़ता है, अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है ताकि लर्निंग अकर हो। ये बात क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि लर्निंग तब अकर करेगी, मतलब आप लोग तब सीखोगे जब हम आपके ब्रेन को सिमुलेट कर देंगे। ये थ्योरी मैकेनिस्टिक से अलग है। मैकेनिस्टिक थ्योरी क्या कहती थी, वो कहती थी कि सामने वाले का कोई दिमाग नहीं है। मैग्नेस्टिक थ्योरी क्या कहती है, मैग्नेस्टिक थ्योरी कहती है सामने वाले का कोई दिमाग नहीं है, आपको अपने हिसाब से उसमें कमांड डालनी पड़ेंगी, और जैसा आप कमांड डालोगे वैसा वो रिस्पॉन्ड कर देगा। आप उसको समझा दो क्या, देखो ये CRR का फॉर्मूला है और ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, तो उतने तक ही सीमित है। हमारा कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि जो नहीं, ऐसा नहीं है, जो बड़े हैं उनके लिए पर्पस ऑफ लर्निंग ये है कि उनका माइंड इंगेज हो, वो सोचे कि नहीं यार ये क्या है, ये क्यों पढ़ाया, अरे इससे तो ये सीख सकते हैं यार, इससे तो इस चीज का सवाल हमको, इसका जवाब हमको मिल सकता है। तो कॉग्निटिव थ्योरी जो कहती है कि मेन पर्पस है कि हम आपका दिमाग को एंगेज करें, आपको आपको जो है आपके दिमाग को हर समय सोचने के लिए मजबूर कर दें, आपको जो है आपके दिमाग को इतना वो बनाएं कि आपके हमारे हर सेंटेंस पे आपको कोई ना कोई सवाल जागे, या आपके किसी न किसी उत्सुकता का आपको जवाब मिल जाए। क्लियर है। अगला अगला है हमारी ऑर्गेनिज्मिक या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है कि लर्निंग अकर्स व्हेन द लर्नर्स हैव द फ्रीडम टू लर्न व्हाट इज पर्टिकुलर रिलेवेंट टू देयर पर्सनल लाइफ सिचुएशन। ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमंस तब सीखते हैं, या बड़े लोग तब सीखते हैं, जब एक तो उनको सीखने की फ्रीडम हो, और वो चीजें उनको सिखाई जाए जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हों। अगर हम आज यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनर्जी पे लेक्चर देने लगे तो बैठोगे क्या? नहीं ना, नहीं बैठोगे, भाग जाओगे। क्या न्यूक्लियर एनर्जी से क्या लेना देना आपका, है ना। हम आपको आज यहाँ बैठ के जो है संगीत का लेक्चर रीजन देने लगे हैं, तो आप में तो हो सकता है किसी का कोई इंटरेस्ट ना हो म्यूजिक में या उसमें, आपको क्या फर्क पड़ता है कि क्या कार्नेटिक म्यूजिक है और क्या जो है क्लासिकल म्यूजिक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको सीखने का इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। यानी पहली बात, एक तो आपको सीखने का फ्रीडम होना चाहिए। आपको अगर हम जबरदस्ती किसी क्लास में ले चलें कि नहीं नहीं चलो यार चल के बैठते हैं, बहुत अच्छी क्लास है, तो आप नहीं सीखोगे। आप तभी सीखोगे कि जब आप अपने मन से वहां गए हो और वो चीज आपके मतलब की हो। आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों? क्योंकि तो आप खुद आए हो। अगर आप किसी को जबरदस्ती लाओगे कि नहीं नहीं यार आप अपने स्पाउस को बैठा लो यहाँ पे कि चलो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सुनो तुम भी आज, है ना, तो नहीं बैठेंगे।
इसलिए भी नहीं बैठेंगे क्योंकि एक तो आपने उनको जबरदस्ती बिठाया, और दूसरे हो सकता है उनका इस चीज से कोई रिलेवेंट ना हो, उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, उनको इसमें नहीं मजा आ रहा है कि यार नहीं यार आज जो है फ्रूडियन थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है, फ्रूडियन थ्योरी से उनको क्या लिंक है। तो बात समझ में आई। तो तीन तरह की जो है, जब हम बड़ों को पढ़ाते हैं तो तीन तरह की जो है नेडलर ने बताया कि तीन तरीके के लोग हो सकते हैं। पहले जो हमारे मैकेनिक होंगे, मैकेनिस्टिक होंगे यानी कि मशीन जैसे। दूसरे जो कॉग्निटिव होंगे, जिनको आप दिमाग जिनका जितना इंगेज करोगे उतना ज्यादा उनको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, हो सकता है वो हमारे जैसा आदमी, हम जितना पढ़ते हैं हमको उतना ही मजा आता है ना। हमको अगर ये चैप्टर अगर हमको पढ़ाया जाता है तो हम फिर इससे जो है टक 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 पता नहीं कितनी सारी और थ्योरियां पढ़ डालते हैं कि अच्छा इसका जवाब ये, इसका जवाब ये, इसका जवाब ये, ओहो ये चीज ये, है ना। और लास्ट हमारा ऑर्गेनिज्मिक या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, यानी हम भी तभी पढ़ते हैं जब हमको उसमें मजा आता है ना। अगर हमको जबरदस्ती पढ़ाया जाए कोई टॉपिक जो हमारे नेचर का ना हो या जो हमारे टेस्ट का ना हो तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए लर्निंग अकर्स एज पर डिकेंजो एंड रॉबिन्स, वो कहते हैं कि लर्निंग इज इनहांस व्हेन द लर्नर इज मोटिवेटेड। तभी अच्छी लर्निंग हो सकती है जब आप मोटिवेटेड हो, है ना। आप जो है मोटिवेटेड है कि नहीं यार इस बार ना सीआईबी क्रैक कर देना है यार, इस बार कुछ भी हो जाए ना मुझे करके दिखा देना है, तो आप अच्छा सीखोगे। दूसरा, लर्निंग रिक्वायर्स फीडबैक, है ना। हम आपसे आप पढ़ रहे हो, है ना। ये क्यों होते हैं एग्जाम्स, हम एग्जाम्स ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। क्या होता है जब आपसे लगातार हम या आप अपने सवाल पूछ रहे हो, हम क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं ये सवाल करके आओ। आप सवाल पूछो हमसे, तभी आप सीख पाओगे, वरना आप अपने आप पढ़ोगे ना कि यार अच्छा खाली इसको रट्टा मार लिया, उससे लर्निंग नहीं होगी। तो लर्निंग कब होती है, जब आप से कुछ कोई पूछे और आप भी उसका जवाब दें। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड दैट लर्न बिहेवियर विल बी रिपीटेड। रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आपने अच्छा किया, बढ़िया किया, हमने आपको शाबाशी दी, अरे वाह वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करो तुम लोग। तो आप क्या करोगे, अगली बार जब हम आपको कोई असाइनमेंट देंगे या अगली बार हम आपको कोई टॉपिक याद करने को देंगे तो आपको याद आएगा कि नहीं यार सर ने पिछली बार ना बड़ी तारीफ की थी, बड़ा अच्छा हुआ था, तो चलो इस बार भी हम अच्छा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो री है इससे आपका जो है लर्निंग अच्छा होता है। प्रैक्टिस इंक्रीजेज द लर्नर्स परफॉर्मेंस, जो हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि भैया रोज पढ़ो, डेली पढ़ो, है ना। 1 घंटा ही पढ़ सकते हो बट पढ़ो, डेली पढ़ो, तभी आप जो है पास हो पाओगे। और लर्निंग मस्ट बी ट्रांसफरेबल टू द जॉब, है ना। आप जो सीखा है वो कहीं ना कहीं आपके इस्तेमाल लायक होना चाहिए, तब तो आपको सीखने में मजा आएगा। ये जो आप जेआईबी सीख रहे हो या सीआईबी सीख रहे हो ना, कहीं ना कहीं इसको एग्जाम में पास कर सकते हो, या हो सकता है आपको डेली बैंकिंग में भी ये सब आपके काम आए, इसलिए आप इसको इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आपको इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप उसको अपने काम में कन्वर्ट कर सकते हैं उस लर्निंग को, तो आपको सीखने में मजा भी आएगा, आप अच्छी आपकी लर्निंग भी होगी। इसी में लर्निंग के लिए जो है जो एक तरीका है वो है हमारा ट्रेनिंग का, कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें कि यार भाई देखो तुमको ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको वो ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेनिंग जो एक इफेक्टिव किसी भी बैंक में या किसी भी संस्था में एक जो इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इन्होंने बताया है कि इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड। आप क्रेडिट में काम करते हैं तो आपको आपको अगर हम डिपॉजिट की ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, रिकवरी की ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, तो आपको नहीं मजा आएगा या आपको नहीं जमेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपकी लर्निंग ट्रांसफरेबल होनी चाहिए टू डू द जॉब, आपकी लर्निंग वो होनी चाहिए जो आपको काम आती है। तो सबसे पहले देखो कि उस आदमी को क्या नीड है। अगर वो क्रेडिट का आदमी है तो उसको क्रेडिट की ट्रेनिंग दो, है ना। डिपॉजिट का आदमी है उसको डिपॉजिट की ट्रेनिंग दो। तो सबसे पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करो कि क्या ट्रेनिंग, उसको क्या ट्रेनिंग चाहिए। उसके बाद जब आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर दी, उसके बाद एक पूरा एक स्टडी प्लान होना चाहिए, एक ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेनिंग होगी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कितने घंटे वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, है ना, किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, क्या टेस्ट होगा, क्या से फेस टू फेस कोई फैकल्टी पढ़ाएगी, कोई रोल प्ले के थ्रू पढ़ाया जाएगा, कोई एक्सरसाइज के थ्रू पढ़ाया जाएगा, आखिर हम कैसे उस ट्रेनिंग को इम्पार्ट करेंगे, ये सब चीजें वहां पे पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब वो आप देखते होगे कि जब भी वो ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है, जो भी 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन की जो भी ट्रेनिंग हो, उसके बाद आप देखते होगे एक टेस्ट होता है आपका, है ना। उस टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये इवेल्युएट करके देखना चाहते हैं कि जितना पढ़ाया, जितना ट्रेन किया, वो आ गया समझ में कि नहीं आ गया। ठीक है, तो वो इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम वो बहुत जरूरी है। और इसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स। जो लोग पढ़ाएं, जो लोग हमें ट्रेन करें, वो हमें अच्छे लोग रखने चाहिए। हमारे यहाँ जनरली समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे हिंदुस्तान में ये है कि हम टीचर्स जो टीचर्स बनते हैं वो नौकरी करने के लिए टीचर्स बनते हैं। ठीक है, वो लव ऑफ टीचिंग की वजह से टीचर्स नहीं बनते हैं, है ना। लोग इसलिए या आप जितने स्कूल देख लो, ये जो जितने प्राइमरी हैं या बीएड वाले हैं, वहाँ तो लोग
सरकारी नौकरी पाने के लिए ही टीचर बनते हैं, किसी को उस टीचिंग से प्यार नहीं है। हमारे हमारे बच्चे जो हैं, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, वो क्यों बढ़िया पीएचडी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों हम लोग वर्ल्ड क्लास किसी भी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं आती है, क्योंकि हमारे टीचर अच्छे नहीं। बच्चे तो अच्छे हैं ही नहीं, बच्चे कहाँ से अच्छे होंगे जब तक उनको जो है आप टीचिंग के प्रति प्यार नहीं पैदा करोगे। फिर उनकी दूसरी समस्या क्या है, हम इसलिए पढ़ाते हैं और हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम कुछ नौकरी पा सकें, हम उसको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को हम उसको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ना हमारी यूनिवर्सिटीज ना हमारे स्कूल है ना, कोई भी वर्ल्ड क्लास नहीं है ना, क्योंकि हम कुछ भी बेहतरीन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आइंस्टाइन बनना चाहता है, हम में से बस सब एक आईआईटी गीक बनना चाहते हैं ताकि लाखों का पैकेज पा सकें। इसलिए हमारे जब भी ट्रेनर्स हों हमारे, है ना, उनको ऐसे ट्रेनर, हमारा बैंक में भी देखिए, बैंक में जो फैकल्टी जाती है ट्रेनिंग कॉलेजेस में, वो होती है जो फील्ड वर्क से बचना चाहती है, तो वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं, है ना। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही लोग होते हैं। तो ट्रेनर्स का सिलेक्शन भी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आएंगे और टफर टफर पार्ट्स पे, जैसे कि एटीट्यूड डेवलपमेंट, ठीक है। कहते हैं ना यार, इस बंदे में बड़ा एटीट्यूड है। जिन जिन वर्ड्स को हम लोग बड़ा कॉमनली यूज करते रहे हैं, एटीट्यूड, मोटिव, गोल, है ना, वो सब इतने, जो जिन वर्ड्स को हम लोग इतने कॉमन तरीके से कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं, वो वर्ड्स इतने कॉमन नहीं है, वो वर्ड्स इतने कॉमन नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी की किसी की किताबें उठा लेंगे तो इन पे इतना 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 वर्क हुआ है, इतने सारे लोगों ने इसमें इतनी सारी थ्योरियां दी हैं। आप देखते ना, देखिए सारी थ्योरी जो है किसी विदेशी ने दी है ना। हम यहाँ जितनी भी थ्योरियां पढ़ेंगे, हमारे हिंदुस्तानी लोगों का नाम ही नहीं है। अब क्यों नहीं है, वो वही है कि हमने जो है पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, हम लोग ने जो है ना सिर्फ प्यार के लिए नहीं पढ़ा है ना। एक एक वर्ड होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब जानते हैं? फिलॉसफी का किसको मतलब पता है कि फिलॉसफी क्या होती है? किन दो वर्ड से फिलॉसफी बनी है, कौन बताएगा? कौन बताएगा फिलॉसफी दो किन दो वर्ड से बनी है? हाँ जी, कौन बताएगा, किसको पता है? पता है किसी को? बोलिए भाई, बोला करिए, हमने आपसे क्या कहा? पढ़ने आए हैं और खाली जो है मैं वो बिल्कुल मशीन की तरह मत पढ़िए, है ना। कहाँ गए भाई, किसी को पता है फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? नहीं पता? कहते ना ये बड़ा फिलॉसफी झाड़ रहा है, बड़ा जो है हम लोग है ना। और पीएचडी, पीएचडी का क्या मतलब, क्या होता है? डॉक्टर, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कहते हैं ना इसने पीएचडी की है, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएचडी का फुल फॉर्म पता है? पीएचडी का फुल फॉर्म भी नहीं पता आप लोगों को? हाँ, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो फिलोसफी का मतलब क्या होता है? फिलोसफी जो है दो ग्रीक वर्ड से बनता है। ग्रीक समझते ना, पहले की जो इनिशियल लैंग्वेज थी। एक होता है फिलो और एक होता है सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव, ठीक है। और सोफिया का वर्ड मतलब होता है विजडम। तो जिसको ज्ञान से प्यार हो, या ज्ञान से जो प्यार है, ठीक है, जिसको ज्ञान से प्यार हो फिलोसफर, और जिसको जो ये जो ज्ञान है उसका जो प्यार है ना, जानने के लिए जो प्यार है, उसको हम लोग कहते हैं फिलोसफी। कि हमारे पास जो है ना ज्ञान का, हमें ज्ञान से इतना लगाव है, इतना जो प्यार है कि हम फिलोसफी में चले जाते हैं। इसलिए जो है ना, अल्टीमेटली जो जितने जितने जो आप देखते हैं ना, डॉक्टर फिलोसफी, फिलोसफी को हम लोग समझते हैं कि फिलोसफी मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट सी नॉलेज फिलोसफी नहीं है, है ना। ज्ञान जो है वो फिलोसफी है। इसलिए जो है आपको हर चीज में पीएचडी मिलती है, मतलब कि आप उसमें आपने उस चीज में आपने अथाह ज्ञान पा लिया है, उस चीज में कुछ टॉपिक में आपने अथाह ज्ञान पाया है, इसलिए आपको वो डॉक्टरेट या पीएचडी जो है अलॉट होती है। इसलिए वहां से वो वर्ड आता है फिलॉसफी। तो हमेशा जो है ज्ञान के प्रति प्यार रखिए, है ना, कि जानने के प्रति प्यार रखिए। और आप ज्ञान के प्रति प्यार रखेंगे तो बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें पता चलेंगी। इसी में हम लोग, जैसे हमने जो यहाँ से शुरू किया था, कि आप जब पढ़ेंगे, असली में जब चीजें पढ़ेंगे, तो आप जब देखेंगे जिन टर्म्स को हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते रहे हैं, उन टर्म्स के ऊपर कितनी कितनी रिसर्च और कितनी कितनी किताबें हैं, कितनी कितनी थ्योरीज हैं। जैसे एक टर्म है हमारा एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड को हम लोग बड़ा कॉमनली बोलते हैं ना, ये बड़ा बंदे में बड़ा एटीट्यूड है, मतलब वो हम एटीट्यूड को हम समझते हैं घमंड। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों के वर्ड्स समझेंगे। एटीट्यूड हम लोग समझते हैं घमंडिया, बड़ा घमंडी बंदा, बंदे में बड़ा एटीट्यूड है ना, बंदे का एटीट्यूड सही नहीं है ना।
या पॉजिटिव एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। एटीट्यूड है क्या एक्चुअली में, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर्स टुवर्ड डिफरेंट सिचुएशन। हम किसी सिचुएशन के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारा एटीट्यूड है ना। जैसे आपको, आप ऑफिस में हैं और अचानक से काम आ गया, नया काम आ गया है, नया काम बढ़ गया आपका, तो आप जैसे ही काम देखते हैं ना आपको लगता है यार यार फिर बताओ हमको काम दे दिया, ऐसा कर दिया है ना। तो ये आपका एक एटीट्यूड भी हो सकता है। कई बंदे होते हैं कि नहीं नहीं यार काम आया, वो कहते हैं नहीं सर चिंता ली कोई बात नहीं, हम करेंगे, काम आया हम जिम्मेदारी से करेंगे। तो एक पर्टिकुलर किसी भी चीज के प्रति, और देखिए जो एक बंदा, और वो एटीट्यूड हमेशा फिक्स रहता है। आप देखिएगा कि कोई ऑफिस में लोग होंगे, वो जैसे ही काम आएगा या उनका कुछ काम आएगा वो झगड़ने लगेंगे, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे, है ना। कुछ होगा, आप उनको कोई भी काम देते रहो, एक काम खत्म आप दूसरा काम देते रहो और वो प्यार से उसको करते रहते हैं। वो उनके एटीट्यूड का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो परसिस्टेंट है, परसिस्टेंटली वो किसी चीज के प्रति एक ही जैसा बिहेव करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है, आखिर ये हमारा एटीट्यूड कि हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं या किसी चीज के प्रति हम कैसे रिएक्ट करते हैं हमेशा, वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। पहला कंपोनेंट है हमारा इमोशनल, हम अंदर से कैसे हैं। A belief this involves a person feeling that may be positive or negative। कई लोग जो हैं वो अब वो अंदर से उनकी पर्सनालिटी वैसी होती है, वो पॉजिटिव होते हैं, वो जीवन के प्रति अच्छी सकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। जो आदमी सकारात्मक सोच रखता होगा उसकी सकारात्मक सोच हर जगह होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एक जगह बहुत सकारात्मक होगा, एक जगह बहुत नकारात्मक होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जैसा उसकी वो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी है, जैसा उसका ओवरऑल उसका इमोशनल कंपोनेंट है, वैसा ही उसका एटीट्यूड बनेगा। वो हर जगह देखिएगा वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये एक हमारा इमोशनल पार्ट जो है वो डिटरमिन करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अगला पार्ट देखिए। शानू क्यों चली गई है? अगला पार्ट है हमारा इंफॉर्मेशनल। हम इंफॉर्मेशन हमको डिटरमिन करती है कि हमारा एटीट्यूड कैसे होगा। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए एटीट्यूड हमारा, ये जो है आप किसी भी आदमी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, डिप्रोवाइडेड, या किसी भी आदमी का एटीट्यूड बदल सकते हैं। उसको इंफॉर्मेशन देखिए। सपोज जैसे आप, हमारी ब्रांच है, एक आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए कि यार भाई आपको पता है कि जो है विमेन आप वर्कर जो है ना वो काम नहीं करती हैं। ये एक एटीट्यूड हो सकता है किसी का कि जो विमेन वर्कर हैं काम नहीं करती हैं, है ना। इनको तो 5 बजे घर जाना होता है ना। ये इनको कहीं बाहर जाने को कह दो तो ये जाएंगे नहीं, है ना। सैलरी इनको पूरी चाहिए, है ना। ये एक एटीट्यूड हो सकता है किसी मैनेजर का। ये एटीट्यूड बहुत सारे, इसमें इस एटीट्यूड को डेवलप होने में एक फैक्टर इंफॉर्मेशन का भी हो सकता है कि किसी ने उसको बताया कि यार भाई देखो महिलाएं तो जो है वो 5 बजे चली जाती हैं, है ना। या आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ले लो, जैसे आप एक पर्टिकुलर लेट से कि हम पाकिस्तान को लेते हैं, पाकिस्तान के प्रति जनरल एटीट्यूड हमारा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार फीड की जा रही है, फीड की गई है कि जो पाकिस्तानीज हैं वो हमारा नुकसान चाहते हैं, पाकिस्तानीज हम पे सिर्फ हमला करने का सोचते हैं, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन हैं। आप लगातार किसी को ये फीलिंग दे दो, आप किसी भी चीज के लिए एटीट्यूड उसका चेंज कर सकते हो, है ना। आप कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी उठा लो, आप कोई पर्टिकुलर, जैसे आप आजकल क्या हो गया, आजकल बीजेपी ने क्या कर दिया है कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के जमाने में सिर्फ देश को लूटा गया, है ना। अब हम सारे लोग जो हैं हमें पता भी नहीं है, हम पैदा भी नहीं हुए थे, और हमने कांग्रेस के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस में सब में जो है उसका आराम भी उठाया है, फायदा भी उठाया है। बट हमको क्या फीड कर दिया गया, हमें क्या इन्फॉर्मेशन लगातार दी जा रही है कि नहीं नहीं कांग्रेस ने देश का बड़ा नुकसान किया है ना, कांग्रेस ने देश को लूट लिया, बिल्कुल खत्म कर दिया कांग्रेस ने, है ना। हाँ, और हमको वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लगातार फीड की गई कि हमारा एटीट्यूड जो है वो उसका निगेटिव हम बना सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के बलबूते हम कोई भी आदमी का एटीट्यूड जो है चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इंफॉर्मेशन बहुत उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिहेवियरल, ठीक है। एक हमारे पर्टिकुलर हम जो मैनेजर होता है ये एक हमें हर चीज के प्रति बिहेव करने का पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे इमोशनल कंपोनेंट है, ये इमोशनल कंपोनेंट का ही, इमोशनल क्या है, हम अंदर से कैसे हैं, हम कैसे, हमें वो चीज कैसे हमारे अंदर क्या फीलिंग जगाती है, उससे हमारा इमोशनल कंपोनेंट डिटरमिन होता है। बिहेवियर भी वैसा ही है, पर हम उस कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए हमेशा एक जैसा ही बिहेव करते हैं। जैसे सपोजिटली आपको
आपको डिसऑनेस्टी पसंद नहीं है, आपको चीटिंग पसंद नहीं है ना, और आपसे कहा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर लोन कर दीजिए और आपको पता है कि गलत है, तो आप जो है आपका आपका क्या होगा एटीट्यूड, आपका गलत ही होगा, है ना। हो सकता है कि वो आपको लगता हो नहीं यार ये ठीक नहीं है ना, या आपका तो ये पार्ट जो है ना आपको ये लगता है कि नहीं यार, या हो सकता है आपसे कहा जाता हो कि ये 2 दिन में काम कर दीजिए, पर आपका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं यार कोई भी काम करो ठीक ठाक सोच समझ के समय लेके करो, और आपसे कहा जाए आप 2 दिन में काम कर दो, तो क्या होगा, आप अचानक से आपका एटीट्यूड निगेटिव हो जाएगा कि नहीं यार हमें ये 2 दिन में कैसे कर लो, बताओ जल्दबाजी में काम कराया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे इन 3 कंपोनेंट से, बिहेवियर से, हमारे इंफॉर्मेशन पार्ट से और हमारे इमोशनल पार्ट से तय होता है कि हमारा एटीट्यूड किसी भी समय कैसा रहता है। ये बात क्लियर है सबको? ये सब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये जो ओके, जैसे शानू है, शानू को अगर हम कहते हैं कि जो है 8 बजे तक काम करो, तो शानू जो है पगला जाएगी, है ना, क्योंकि शानू को लगता है कि नहीं यार एक पर्सनल, क्योंकि शानू को हो सकता है बिहेवियर एटीट्यूड ये हो कि हमें वर्क लाइफ में बैलेंस रखना है, हमको अपने वर्क में और लाइफ में एक बैलेंस रखना है। तो अगर हम उससे कहेंगे कि रोज रात को 9 बजे तक काम करो, तो क्या होगा, वो जो नॉर्मल अच्छा काम कर सकती थी वो भी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपका क्यों, क्योंकि आपका बिहेवियर का वो पार्ट है कि यार नहीं नहीं यार हमको जो है अपने वर्क लाइफ में बैलेंस रखना है, हमको घर भी देखना है, हमको ऑफिस भी देखना है, ठीक है। तो और कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं यार और घर जाके क्या करेंगे, यहीं रहो यहीं करो, तो ये कौन सा बिहेवियर, तो जैसे हमारे बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो क्या होता है उनका बिहेवियर वैसा हो जाता है, 10-10 बजे तक बैठने का, 9-9 बजे तक बैठने का, है ना, उनको जो है घर जाने की फुर्सत नहीं, उनको मतलब कोई शिद्दत नहीं रहती, तो वो उनको रात को ही काम करने में मजा आता है, उनको आपको 6 बजे घर चले जाओ तो परेशान हो जाएंगे कि हम 6 बजे क्यों घर चले जाएं, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं आपके एटीट्यूड को डेवलप कर रही हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड एट वर्क प्लेस, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट आए हैं डैनियल कैट्स करके, DANIEL डैनियल कैट्स ने बताया कि एटीट्यूड जो है वो वर्क प्लेस पे 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जो हमारा एटीट्यूड है ना वो 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कौन से 4 फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन है एडजस्टमेंट फंक्शन, हम विच हेल्प्स अ पर्सन टू एडजस्ट टू हिज वर्क एनवायरनमेंट, हमारा जैसा एटीट्यूड होगा उसी एटीट्यूड के हिसाब से हम अपने वर्क प्लेस में एडजस्ट हो पाएंगे, है ना। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम उसमें इजिली एडजस्ट हो जाएंगे, निगेटिव एटीट्यूड है तो हमको कोई भी सिचुएशंस आएगी उसमें दिक्कत होगी। तो हमारा एटीट्यूड जो है, ये जो 3 कंपोनेंट से बना हमारा एटीट्यूड है, ये हमको एडजस्ट होने में किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे हमारा काम ये काम करता है। थर्ड है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन विच हेल्प्स अ पर्सन टू डिफेंड हिज सेल्फ इमेज, ठीक है। देखिए क्या होता है, हमारा एटीट्यूड जो है उस एटीट्यूड के थ्रू, उस एटीट्यूड के थ्रू हम अपने उस ईगो को बचाए रखने की कोशिश करते हैं, है ना। हम हमसे जो है हमें कोई काम नहीं पसंद है करना, जैसे एक हमें कोई काम, जैसे हमने कहा ना कि लेट्स से शानू को 7 बजे के बाद काम पे बैठना पसंद नहीं है, ये उसका बिहेवियर कंपोनेंट का पार्ट है, ठीक है। अब कोई उसको कहता है कि नहीं 8 बजे तक बैठो, तो वो उसको यहाँ उसका ईगो डिफेंसिव फंक्शन चालू हो जाएगा कि नहीं नहीं यार मैं ऐसा नहीं बैठूंगी 8 बजे तक, है ना, मुझे ऐसे काम करना, मैं मेरे से ऐसे काम नहीं होगा। ऐसे ही कहोगी शानू की नहीं कहोगी कि सर मैं 8 बजे तक बैठ के काम नहीं कर सकती सर, कहोगी शानू की नहीं कहोगी? तो यहाँ उसका ईगो डिफेंसिव फंक्शन जो है वो चालू होता है कि नहीं नहीं वो अपने ईगो को एटीट्यूड के तहत डिफेंड करती है ना, कि उसको लगता है कि नहीं नहीं उसके साथ गलत किया जा रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है ना, उसका ईगो को हर्ट किया जा रहा है, तब वो अपने उस एटीट्यूड को दिखा के अपने उस ईगो को बचाए रखना चाहती है। बात समझ में आया क्या पार्ट है? अपने एटीट्यूड ईगो को बचाए रखने के लिए आप अपने एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हो। थर्ड है हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, हम किसी चीजों में, हम हमारा थर्ड पार्ट है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, हम किसी चीज, अरे दीपिका कैसी हो तुम? अच्छा तुम्हारी छुट्टी नहीं थी क्या दीपिका बॉम्बे में? दीपिका तुम्हारी छुट्टी नहीं थी क्या? ओ तो फिर क्यों तुम इतना लेट आ रही दीपी? ओ अच्छा ठीक है दीपी, चलो कोई नहीं दीपी। कहाँ थे, भूल गए? ओ हो तुम दवाई नहीं पियो ना लगा दीपी, चलो बात करते हैं फोन पे तुमसे इस क्लास के बाद हम। हाँ, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, हम क्या बता रहे हैं आपको, इस
ये बड़ा हर चीज को बड़ा ध्यान से सुनिए कि क्या है लिखने, ये दिखने में बड़ा इजी इजी लग रहा है, बट क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए कि हम अपने एटीट्यूड से हम क्या क्या बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक काम ये था कि हम अपने एटीट्यूड के थ्रू अपने को एडजस्ट करते हैं। एक एटीट्यूड का काम ये है कि हम अपने ईगो को बचाने के लिए अपने एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। एक फंक्शन ये है कि हम अपनी वैल्यूज को अपनी एटीट्यूड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। हो सकता है हम देर तक काम करने को एक वर्च्यू मानते हो। ये कोई जडम है, ये कोई आरएम है, वो देर तक काम करने वालों को मेहनती समझता हो कि नहीं यार देखो ये जो है ना, इसको संडे को भी बुलाओ तो भी आ जाता है ना, सैटरडे को बुलाओ तो भी आता है, कोई काम बगैर छोड़े नहीं जाता है ना। ये उसके वैल्यू फंक्शन का पार्ट है। तो जब कोई बंदा जल्दी छोड़ के जाता है तो क्या करता है, वो उस पर नाराज होता है। और कोई बंदा देर तक बैठता है तो उस पर खुश होता है। वो अपने वैल्यूज को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अपने एटीट्यूड के। तुम जल्दी छोड़ के जाओगे, 6 बजे जाओगे मैनेजर के पास की तरफ निकले, वो तुमको गंदा सा बना के देखेगा, अच्छा इतनी जल्दी, चलो जाओ क्या काम है, घर जाके क्या लेते हो, है ना, और सब काम बचा है, कितना बचा है, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते। वो उस समय वो आपको एटीट्यूड दिखाता है कि नहीं दिखाता है, क्यों? क्योंकि वो उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपके एक्शन से टकरा रही हैं। उसकी ये है कि देर तक बैठना चाहिए, देर तक काम करना चाहिए, और आप जो है दूसरा काम कर रहे हो, तो उसकी जो वैल्यूज जब टकराती हैं तो वो अपने एटीट्यूड का इस्तेमाल करता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एकदम बढ़िया? हाँ यार बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। या ठीक है, करेक्ट है प्रांजलि मिश्रा, यस सर। और लास्ट में नॉलेज फंक्शन, ठीक है। हम अपने एटीट्यूड के थ्रू अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम जैसे होंगे हम उसी हिसाब से अपने आसपास की दुनिया को भी समझना शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि अगर हमको लगता है कि देर तक बैठना ठीक है, तो हमको लगता है कि जो जल्दी जाते हैं वो निकम्मे हैं। अगर हमको लगता है कि रात को 12-12 1-1 2 बजे तक पढ़ना ठीक है, तो जो बच्चे 1-1 2 बजे तक नहीं पढ़ते, हमको लगता है यार ये लोग ना जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, ये लोग बेकार हैं, है ना, ये लोग बस मौज मस्ती में लगे रहते हैं, इसी में इनका जीवन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हमने अपने से अपनी अपनी एटीट्यूड से अपने आसपास के नॉलेज, अपने आसपास की चीजों को डिफाइन करना शुरू कर दिया है। तो नॉलेज फंक्शन क्या है? हम अपने अपने एटीट्यूड से अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नॉलेज फंक्शन है। हम उन्हीं को अच्छा मानेंगे, हम वही चीजें सीखेंगे। अब जैसे हमको ये पढ़ाना अच्छा लगता है, तो क्या है हमारा एटीट्यूड में है कि हम जो है पढ़ेंगे, ये अच्छा लगेगा, तो हम उन्हीं लोगों के साथ बैठना चाहेंगे जो ये पढ़ते होंगे या जो ये जानते होंगे, है ना। हम वही जगह जाएंगे जहाँ पे सब चीजें हमको मिलेंगी। तो हम अपनी अपने आसपास की दुनिया को अपने एटीट्यूड के हिसाब से बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उसको उसी हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर सबको? बढ़िया। जल्दी जल्दी बताओ, करो जल्दी एसेस कर दिया करो, चलो। चेंजिंग एटीट्यूड, ये एटीट्यूड जो है, ये जो एटीट्यूड है इसको चेंज किया जा सकता है। उसको चेंज करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि लोग अपने एटीट्यूड से बिहेव करते हैं, अपने एटीट्यूड की वजह से उसको बिहेव करते हैं। जैसे कोई बंदा जो है मैनेजर है, वो कहता है कि नहीं नहीं यार ये जो लड़कियां हैं ना ये अच्छा काम नहीं करती, बढ़िया काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको इल इन्फॉर्मेशन है लड़कियों के बारे में, वो नहीं जानता कि लड़कियां जो हैं कितना काम कर रही हैं, आज समय में कितनी लेडीज वर्कफोर्स है, लेडीज वर्कफोर्स कहाँ कहाँ किस किस जगह पे है, कितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हो सकता है कोई नॉलेज ना हो, हमको जब भी नॉलेज नहीं होगी तो हमको कोई लेडीज स्टाफ दे दिया जाता है, हमको लगता है यार ऐसा लेडीज मत दीजिए, ये लोग बड़ा तंग करते हैं, ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि हम इल इन्फॉर्म्ड हैं, हमारी नॉलेज लेवल कम है। तो हम उसको प्रॉपर नॉलेज देके उसको ठीक कर सकते हैं। हम उसको पॉजिटिव तरीके से समझा के उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, और एटीट्यूड को चेंज करना जरूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को चाहती है कि अच्छे से मोस्टली वो परफॉर्म करें। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? हम सब लोग जो हैं वो नेताओं को गालियां देते हैं कि यार बताइए जो है हम लोग वेज डिवीजन नहीं करा पा रहे, नेता हैं चोर हैं वहां जो है। बट अगर हमें सच में भेज दिया जाए, हम ही भेज दिया जाए कि जाओ एक काम करो, तुम ही जो है उस कमेटी का पार्ट होगे जो इंटरेक्ट कर रही है सीएमडीज के साथ, तो तुम्हें क्या इतना आसान होता होगा कि हम मांगे रखेंगे और सरकारें हमारी मांगे मान लेगी? इतना आसान होता होगा? सरकार से जीतना लड़ना इतना आसान होता होगा? नहीं होता होगा, है ना। तो तो अगर हमको ये मौका मिले करने का, हम लोग ऐसे जब तक हम लोग, आप देखिएगा जब तक हम लोग ब्रांच में नहीं थे, बैंकों में नहीं थे, है ना, तो हमको क्या लगता था या अभी भी हम लोग जिस बैंक में नहीं है दूसरी बैंक हम कहेंगे ना यार ये देखो यार वहां कोई काम नहीं होता है ना। या हम जब तक क्लर्क होते हैं तो हमको क्या लगता है ये अफसर मजे करते हैं। अफसर को क्या लगता है
क्लर्क करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें वो नॉलेज ही नहीं है, या हम जब तक उस ऑफिस में नहीं थे, है ना, हमको जब हम बैंकों में नौकरी में नहीं आए थे, हमें लगता था बैंक की नौकरी बड़ी अच्छी है, बैंक की नौकरी बड़ी बढ़िया है। अब हम आ गए तो हमें समझ में आ रहा है कि यार कितनी कठिन है। क्यों? क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली, हम उसका पार्ट बने। तो लोगों को उसका पार्ट बना के, लोगों को उसकी प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे के, है ना, हम लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर आई? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो। हर्षलता मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? ओके मैडम। कैरियर पाथ प्लानिंग, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने हमारे जो करियर है, उन्होंने एक्चुअली एरिक एरिक्सन ने क्या किया है, लाइफ को 8 स्टेजेस में बांटा है, ठीक है। इसी को बाद में लेविन ने करियर के साथ लिंक किया है। पहले देखते कि वो 8 स्टेजेस क्या हैं, ठीक है, 8 स्टेजेस क्या हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे 4 स्टेजेस देखेंगे और बाद में उसको हम लोग करियर के साथ लिंक करेंगे। एक स्टेज है उसमें यंग अडल्टहुड। यंग अडल्ट का मतलब है जब कोई आदमी 12-15 साल से लेकर 13-14 साल का बच्चा से लेकर 17-18 साल या 19 साल तक का बच्चा, इस स्टेज में क्या होता है अडल्टहुड में, वेयर द इंडिविजुअल स्टार्ट डेवलपिंग रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स, ग्रुप और ऑक्यूपेशन। 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इस साल या 20 साल, इस साल के बच्चे क्या होते हैं, ये अपना एक 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 अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप देखिएगा 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो अपनी कोई पहचान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो अपने में मस्त होता है ना। आप उससे कहो कि बेटा ये करके दिखाओ, उसका मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो चला जाएगा, और कहो आप कोई उल्टा सीधा कह के चला जाए, है ना, और या ये कहते मैं नहीं करता, है ना। तो पर वो उसको क्यों? क्योंकि उसको पड़ी नहीं है आपकी ना दुनिया की ना समाज की, उसको किसी की पड़ी नहीं है। बट आप यही 16 साल 17 साल के बच्चे को देखो, है ना, वो हमेशा अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते, नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ, मैं अच्छे से। आप देखो शादी ब्याह में 15-16 साल के बच्चे को, 17-18-19 साल के बच्चों को नहीं कोई काम बता दो, वो दौड़ के कर लाएंगे। हाँ ना, मैं कर लाता हूँ ना, मैं हूँ। उसको क्यों? क्योंकि उसको उसको पार्ट बनना है, उसको पार्ट बनना है इस सोसाइटी का, उसको दिखाना है कि मैं आ गया हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ अभी, है ना, मैं कर सकता हूँ। तो ये यंग अडल्टहुड का पार्ट होता है, जब वो अपने आप को उस समाज में शामिल करने की कोशिश करता है, उस ग्रुप में, उस सोसाइटी में अपने आप को इंक्लूड करने की कोशिश करता है। ये होता है यंग अडल्टहुड। समझते हैं ये सब? अगला है अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड में अब वो 20 साल से ऊपर, 20 25 साल, 26 साल, 27 साल, 24 साल, इस स्टेज में वो अपने आप को, वो उसका पार्ट है। कोई 25 साल का आदमी जो है, 26 साल का आदमी जो है, बच्चा का जो भी है, वो इस तरीके से व्याकुल नहीं होता कि नहीं नहीं लाइए मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, है ना। वो कर देगा, उसके अपने दोस्त हैं, उसके अपने सिस्टम्स हैं, उसके अपने तरीके हैं करने के चीजों के, है ना। वो सिस्टम का पार्ट हो चुका है, अब वो धीरे धीरे आ, वो गाइड भी कर सकता है लोगों को कि नहीं नहीं यार देखो ये ऐसे है, मैंने किया हुआ है, ये ऐसे करो, है ना, या ठीक है, मैं मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा, मैं आपका काम करवा दूंगा, है ना। तो यानी वो उस तरीके से हो चुका है, वो उस ग्रुप का पार्ट है, अब उससे कुछ सीख चुका है, अब वो उसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बात समझ में आया? विनय सर आ गया, लेट हो गए सर विनय सर। एक है इसी का अगला पार्ट आता है मैच्योरिटी। इसमें एक नहीं दिया क्या? यंग एडल्टहुड, अच्छा इसमें हमने एक, इसमें हमने छोड़ दिया था। ओके ओके, एक इसी में एक लास्ट टाइम पार्ट आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होता है, जब इंडिविजुअल अटेम्प्ट करता है ईगो इंटेग्रिटी का। 4 पार्ट्स हैं, एक हमने पार्ट छोड़ दिया एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एकदम बच्चे वाली स्टेज है, जहाँ वो बस कुछ सीखने समझने की कोशिश करता है। इसी स्टेजेस को उन्होंने, किसने, लेविंसन ने वर्क के साथ जोड़ दिया है, काम पे जोड़ दिया है। जैसे एडोलेसेंस को उन्होंने लिंक किया है अप्रेंटिस से। अप्रेंटिस क्या, एडोलेसेंस क्या है, जहाँ पे आदमी बस अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं नहीं सर मुझे आता है, मैं कर दूंगा। मैं जो हमने यंग एडल्टहुड में बताया, एक्चुअली वो एडोलेसेंस का पार्ट है। एडोलेसेंस मतलब आदमी जब अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, आदमी उसको एक बार वापस बोलेंगे। एडोलेसेंस जब आदमी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। यंग एडल्टहुड जहाँ वो उस पहचान को बना चुका होता है, अब वो यारी दोस्ती में है ना, 22 साल, 24 साल, 25 साल तक के लोग जो हैं वो उस स्टेज में हैं। अडल्टहुड जहां पे वो उस स्टेज से पार हो चुका है, 25 साल से लेके 40 साल, 45 साल तक के आदमी है ना, जिनका अपना एक पावरफुल होल्ड है, उनको नॉलेज है, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। और मैच्योरिटी 45 साल या 50 साल के बाद का आदमी, जब वो उन्होंने काफी कुछ हासिल कर लिया है, ठीक है, अब वो उनको लगता है कि मुझे सब आ गया है, अब तो हमारे जानने का टाइम है ना। इसी को उसने कन्वर्ट किया है लेविंसन ने स्टेजेस में अपने ऑफिस के साथ। पहला स्टेज है अप्रेंटिस,
जो नया नया बच्चा आता है प्रोबेशन वाला, आप उसको देखिए, वो जो ना हमेशा कहता है अरे नहीं मैं कर लूंगा ना, मुझे आता है, मैंने सीखा है, मैंने कॉलेज में सीखा है, मैंने स्कूल में सीखा है ना। वो बताना चाहता है कि मुझे अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लो, मुझे इस संस्था का पार्ट मानो, मैं भी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इस संस्था का आदमी बनने लायक हूँ। जैसे एक बच्चा करता है 13-15 साल का कि यार मैं इस समाज में का पार्ट बनने के काबिल हूँ, मुझे भी काबिल समझो। ये बात समझ में आया कि एडोलेसेंस और अप्रेंटिस, ये बात क्लियर हुई। सेकंड स्टेज यंग एडल्टहुड, है ना, 20 साल 22 साल का हो गया बच्चा, है ना, वो अपने हिसाब से अब उसको ये नहीं कहना है कि नहीं नहीं यार मैं भी कुछ कर लेता हूँ, वो उसे पता है, लोगों को पता है, वो चीजें कर लेते हैं। आपकी शादी, आपको पता है यार 21 साल का लड़का है, इसको काम दे दो ये करके ले आएगा, आप डरते नहीं हो कि नहीं यार इसको हम काम देंगे गड़बड़ तो नहीं कर देगा, आपको पता है काम कर देगा, वो भी काम कर देता है, उसके अपने दोस्त हैं, यार हैं, है ना। सेम वे में हमारा कलीग, यहाँ पे उसको 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो काम सीख गया है, उसके अब दोस्त हैं, आप उसको कोई जिम्मेदारी दे सकते हो, वो कर देगा, है ना, वो उसको वो काम पता है, आप छोड़ के दो कि यार भाई ये कर दोगे, वो कहेगा हाँ सर मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आता है हाँ सर मुझे आता है, किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, है ना। आप भी उस पर ट्रस्ट करते हो, वो आपका काम करके आपको देता है। ये हो गया आपका किससे, यंग अडल्टहुड का, कलीग से। तीसरा स्टेज, आदमी और बड़ा हो गया, 30 साल 35 साल का हो गया, या 40 साल 45 साल तक का आदमी है, जिसने काफी बैंकों में जैसे आप देखोगे सीनियर मैनेजर हो गए, है ना, चीफ मैनेजर हो गए, इन्होंने काम किया है, प्रैक्टिकल फील्ड का काम भी कर लिया, काफी समय से काफी काम कर लिया, आप नॉलेजेबल हो गए हैं, है ना, काफी एक्सपीरियंस हो गया है। अब इनका मेन काम ये रहता है कि यार अब हमें इतना काम करने की उनको उत्सुकता नहीं है। अब उनका मेन मतलब ये है कि क्या हम किसी को काम सिखा सकते हैं, या अपना ज्ञान किसी के साथ, नॉलेज किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये उस स्टेज के लोग हैं मेंटर, ये सोचते हैं कि यार हमने इतना सीख लिया, हमने इतना जान लिया है, कोई अगर हमारे नीचे आता है तो हम उसको बता सकें। और लास्ट हमारी स्टेज होती है जो उसमें है मैच्योरिटी, यानी स्पॉन्सर। यहाँ पे मतलब जो आदमी जीएम हो गया है, सीजीएम हो गया है, वो किसी को सिखा वो उस तरीके से नहीं सोचता कि हम किसी एक बंदे को सिखा दें या किसी 2 बंदे को सिखा दें। वो सोचता है कि यार ये जो हमारी पूरी लाइफ रही है ना, क्या इससे कुछ हम बेहतरीन कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, क्या हमने कुछ समाज के लिए कर पाए, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा सा कर पाए। हम 1 या 2 आदमी पे सीमित नहीं रह गए, हम या 5 आदमी पे हम सीमित नहीं रह गए कि इनको हमने अपना ज्ञान दे दिया। कोई सीजीएम है, कोई ईडी है, कोई एमडी है, वो इस पे नहीं सोचता कि यार हमने अपनी ऑर्गेनाइज अब हम किसी को सिखाएं। उसका ये मतलब है कि क्या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं क्या। ऐसे ही कोई ये आता है मेच्योरिटी में कि कोई आदमी 50 55 60 साल का हो गया, अब उसको सिखाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए है कि क्या लाइफ मीनिंगफुल रही। आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, फिर वो किसी समाज के साथ जुड़ जाते हैं, किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ जाते हैं, गुरुद्वारे में जुड़ जाते हैं, मंदिरों में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा जो दायरा है वो सिर्फ बच्चे नहीं है हमारे, या हमारे नाती पोते नहीं है। हम क्या समाज के लिए कुछ कर पाए क्या? अब हम जानने वाले हैं, हमें पता है हमारा समय जो है खत्म है, तो क्या हम समाज के लिए कुछ कर पाए, है ना, क्या अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना पाए, है ना। तो ये उस स्टेज का है, स्पॉन्सर वाला स्टेज का। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? अरे रोहित सर गए नहीं डॉक्टर के पास अब? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट। तो इसको उन्होंने लेविंसन ने उस एज को कैरियर से लिंक कर दिया कि कैसे बच्चा अप्रेंटिस, थोड़ा बड़ा, है ना, कलीग, सीनियर आदमी मेंटर, और एकदम मैच्योरिटी वाला आदमी स्पॉन्सर। ठीक है, इसी इसी तरह कैरियर पैटर्न को उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, अलग अलग कैरियर पैटर्न्स हैं, जैसे एक है लीनियर कैरियर। लीनियर कैरियर क्या होता है कि आदमी एक बार नौकरी, जैसे हम लोग बैंक में घुस गए, ऑफिसर में घुसे, फिर मैनेजर हो गए, सीनियर हो गए, चीफ मैनेजर हो जाएंगे, एजीएम हो जाएंगे, एक दिन जीएम हो जाएंगे, इस टाइप का एक आपका लीनियर कैरियर है, एक लाइन। लीनियर हमेशा क्या होता है, लाइन, एक लाइन में आपका कैरियर आगे बढ़ता जा रहा है। एक है स्टीडी स्टेट कैरियर। ठीक है, यहाँ एक आदमी जाता है, नॉलेज लेता है, बट ऊपर नहीं जाता। आदमी गया बैंक में, गया स्केल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब जो है नई प्रमोशन ले रहा, पड़ा है आराम से स्केल 3 में, है ना, कि नहीं यार अब हो गया, और ऊपर नहीं जाना है ना, ठीक है तब ठीक है हमारे लिए। ट्रांजिटरी कैरियर यहाँ होता है, वो जंप मारता रहता है ना, आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ, उसको जो है आगे बढ़ने के लिए अपनी जॉब चेंज करता रहता है। स्पाइरल, स्पाइरल में क्या होता है, वो जॉब्स बदलता है ना, जॉब्स में जॉब्स के हो सकता है तरीके बदल दे, किसी जॉब में जो किस रैंक पे जाता है वो बदल दे, तो उस टाइप से वो जो है अपने जॉब्स को बदलता रहता है ताकि आगे जा सके। ट्रांजिटरी में क्या हो सकता है,
हो सकता है वो सेम जॉब पे इधर से उधर जाए, आज एसडीएफसी में काम करता था आईसीएससी में काम करने लगा, है ना। स्पाइरल में क्या है, स्पाइरल में वो आगे बढ़ने की ज्यादा कोशिश करता है, ट्रांजिटिव मतलब कभी यहाँ कभी वहां, स्पाइरल में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चेन जो है उन्होंने 3 डायमेंशन दिए हैं जॉब मूवमेंट के, एक है वर्टिकल अलोंग द हायरार्की, है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल बढ़ते हैं, है ना, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, ये हमारा नॉर्मल वर्टिकल मूवमेंट है। सर्कमफेंशियल, सर्कमफेंशियल में क्या है कि हम हायरार्की में नहीं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिवीजन में काम कर रहे हैं। जैसे कभी हम लोग क्रेडिट में काम कर रहे हैं, कभी मैनेजर हो गए, कभी जेडो चले गए, कभी एसएमई में चले गए, कभी रिटेल में चले गए, है ना। हम उसी में मूव कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि एजीएम हो जा रहे हैं, अचानक से सुपरवाइजरी पहुंच जा रहे हैं। हम एक ही जगह जॉब्स चेंज करते रहते हैं, ठीक है, उसी मतलब या उसी में हमारा मूवमेंट चलता रहता है, सर्कमफ्रेंस, घूमते रहते हैं एक ही जगह पे ऐसा। अगला है रेडियल, रेडियल मतलब बीच में आना, रेडियस वाला। तो हम लोग कोशिश करते हैं एकदम सेंटर में पहुंचने की, सेंटर में पहुंचने की मतलब मेन जॉब्स पे पहुंचने की, है ना, कि यार हमको नहीं यहाँ का, हमको यहाँ का जनरल मैनेजर हो जाना है, हमको यहाँ का जीएम हो जाना है, हम सेंटर ऑफ द पावर, सेंटर ऑफ द पावर में पहुंच जाएं। तो वो हमारा रेडियल मूवमेंट्स होता है जॉब में। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट पे आएंगे। देखिए ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखिए कि कोई भी चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जो हमेशा हम आपसे कहते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, है ना, वो सेल्फ में मोटिवेटेड रहें। अगर हमारे लोग सेल्फ में मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस लगातार चेंज होती रहती हैं। हम लोग अपने जॉब्स पे इतने दुखी इसलिए हैं अपनी बैंक में, क्योंकि हमारी बैंक्स इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं और हम लोग उतनी तेजी से चेंज नहीं हो पा रहे हैं। हमारा सारा जो हार्ड बर्न है वो इस बात का है कि हम ये सोच के आए थे कि हमें एक स्टीडी जॉब चाहिए, हमें एक स्टीडी कैरियर चाहिए, हम सरकारी नौकरी में आ गए हैं और यहाँ सरकारी नौकरी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, ये तो प्राइवेट से भी ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं लोग, है ना। तो हमारा सारा हार्ड बर्न जो है काम पे वो इसी वजह से है। ऐसा ही काम प्राइवेट में भी होता है, ऐसा नहीं है, पर प्राइवेट में लोग इतने हार्ड बर्न वाले नहीं हैं, क्यों, क्योंकि वो पहले से मेंटली उसके लिए रेडी थे, है ना। प्राइवेट वाले में आप अभी भी देखोगे, जैसे एक हमारा एक साला है, वो बहुत उसकी नौकरी लगी, उसने तुरंत जो है कोई और कोर्स कर लिया, फिर दूसरा कोर्स कर लिया, फिर ये जॉब चेंज मारी, फिर वो जॉब चेंज मारी, है ना। और वो लगातार जॉब चेंज करता रहता है कि यार नहीं नहीं, ये जॉब हमारे लिए परमानेंट नहीं है। हम क्या सोच के आए, हम लोग क्यों दुखी हैं प्राइवेटाइजेशन से। हम लोग प्राइवेटाइजेशन से इसलिए दुखी नहीं है कि जनता को कल दिक्कत होगी, जनता की दिक्कत से हमें कभी कोई सरोकार नहीं रहा। जनता की दिक्कतों से अगर हमें सरोकार रहा होता तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल होने पे दुखी होते, हम बिजली के दुखी होते, हम कभी किसी पे दुखी नहीं हुए सिवाय अपनी बैंकों के निजीकरण पे। क्यों, क्योंकि उससे हम इफेक्ट होते हैं। तो हमें जनता से कभी कोई सरोकार नहीं था, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमें लगता था कि हम इसी जॉब के सहारे अगले 35 साल 40 साल पार कर ले जाएंगे, और वो होता हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम निराश हैं, उदास हैं और परेशान हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि लोग सेल्फ में मोटिवेटेड रहें, अपने को सेल्फ में डेवलप करते रहें, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग नहीं होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं करेगी और उसके लोग भी हैप्पी वर्कफोर्स का पार्ट नहीं होंगे। जैसे हम लोग हैप्पी वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम चेंज नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है। हम निराश हैं, उदास हैं, बट उसका कोई चारा नहीं है, ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, फॉर क्रिएटिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी सेंसिटाइज टू द नीड फॉर सेल्फ रिन्यूअल। हमें लगातार बदलते रहना पड़ेगा, है ना। अब देखिएगा आप, डोर स्टेप बैंकिंग आ गई, हम इससे दुखी हैं, बट ये होना ही होना है यार, नहीं तो कल होना ही होना है। आप आईएएस लोगों को देखिए, है ना, हम लोगों को लगता है आईएएस लोगों की जॉब बहुत अच्छी होगी, है ना, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज से 20 साल 25 साल पहले का आईएएस और आज का आईएएस बहुत फर्क है। 25 साल पहले आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आप कोई डीएम जो है लगातार पागलों की तरह ऐसे घूमता रहेगा, है ना, बट आज डीएम पागलों की तरह घूमते हैं बेचारे, हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। आप कमिश्नर को देखिए, जो डिविजनल कमिश्नर हैं, वो पागलों की तरह घूम रहे हैं, सुबह शाम ये स्कीम रोज मीटिंग रोज वीसी, है ना। पर उनके अंदर एक चेंज का कॉन्सेप्ट है जो शायद हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम उसको गवर्नमेंट जॉब समझ के आए थे और हमारे साथ वो नहीं हो रहा जो हम सोचे थे, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी चल पाएगी और कोई भी लोग तभी चल पाएंगे जब वो सेल्फ रिन्यूअल में बिलीव रखेंगे कि यार सिस्टम तो बदलेगा ही बदलेगा, हमें भी उसके साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये जो हम लोग हैं, ये सेल्फ डेवलप कब करते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो एक्चुअली 3 स्टेजेस पे टेक प्लेस करता है। लोगों का जो डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस में टेक प्लेस करता है। उनके खुद के लेवल पे,
इंटरपर्सनल लेवल पे मतलब आपस में, और किसी ग्रुप में मतलब अकेला, दुकेला और पूरा ग्रुप। ये तीन तरीके से कोई भी आदमी का सेल्फ डेवलपमेंट होता है। पहले देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे कोई आदमी का सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है। पहला है मोटिवेशन पैटर्न। ठीक है, इंसान को पता होना चाहिए कि उसे क्या मोटिवेट करता है। इंसान को पता होना चाहिए कि उसे क्या मोटिवेट करता है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो उसके डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। जैसे हमें 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 पढ़ाना मोटिवेट करता है, हमें अच्छा लगता है। हम आप लोगों को पिछले 5 दिन पढ़ा नहीं पाए, हमें मजा नहीं आया, है ना। आज हम बड़े खुश थे कि हम आ गए, अब आज शाम को जो है आप लोगों को पकड़ के कुछ ना कुछ जो है पढ़ाएंगे, है ना। तो हमें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जब आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप कैसे कर लेते हैं, है ना, सब आप कैसे क्या खाते हैं, आप थके हुए नहीं दिखते हैं, आप कैसे इतना समय निकाल लेते हैं, तो उसकी वजह उसका उसका जो एकमात्र रीजन है कि ये चीज हमको मोटिवेट करती है, ये चीज हमारे पसंद की है। ये चीज हमारे पसंद की है, इसलिए हम इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं। इसलिए हम इतने सारे तरीके खोज लेते हैं कि क्या अच्छा नई टेक्नोलॉजी आई है, ऐसे पढ़ा सकते हैं, वैसे पढ़ा सकते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, है ना। हम लोग अपने काम पे क्यों खुश नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पसंद का वहां मोटिवेशनल फैक्टर कुछ नहीं है हमारे काम पे, है ना। इसलिए वहां जाके डेवलप नहीं होते, हमें मोटिवेट ही नहीं कुछ करता, वहां लर्निंग हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और हमको बोरियत लगती है, यार क्या फिनेकल क्या सीखें यार, क्या एडवांस में जाएं यार, वहां क्या सीखेंगे, है ना। तो इसलिए हमको वहां, क्योंकि हमारे लिए हमारी जॉब पे हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता है, इसलिए हमारा सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए मोटिवेशन के लिए बहुत, इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी अपने आप को मोटिवेटेड रखे, सीखता रहे। आपने कभी देखा है कि अच्छा एक 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, या ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि एक बच्चा है जो 5th में पढ़ता है और एक बच्चा जो है वो 11th में पढ़ता है। कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, 5th वाला कि 11th वाला? कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, 5th वाला कि 11th वाला? इलेवेंथ वाला। 5th वाला। क्यों दीपिका, 5th वाला क्यों इंटेलिजेंट होगा? इंटेलिजेंस से हमारे यहाँ मतलब है लेवल ऑफ नॉलेज से। ठीक है, इंटेलिजेंस से हमारा यहाँ मतलब है दीपी लेवल ऑफ नॉलेज से, किसी लेवल ऑफ नॉलेज जाओगी होगी। हाँ ठीक है, उस सेंस में नहीं पूछे दीपी, हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि किसका लेवल ऑफ नॉलेज ज्यादा होगा, 5th वाले का कि 11th वाले का। हमारा मतलब था लेवल ऑफ नॉलेज, किसकी लेवल ऑफ नॉलेज ज्यादा होगी, 5th वाले की कि 11th वाले की? एक जनरल जनरल बिलीफ में कि 5th वाले की ज्यादा होगी कि 11th वाले की। जैसे हाँ, यानी 6 साल के फर्क है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ सिर्फ, मैं थोड़ा मैं भी चलेगी, हाँ यहाँ सिर्फ 6 साल का फर्क है, 5वें वाले में 11 वाले में सिर्फ 6 साल का फर्क है। बट आप बता सकते हो कि 11वें वाले की नॉलेज ज्यादा होगी। बट एक 35 साल के आदमी में, एक 41 साल के आदमी में किसकी नॉलेज ज्यादा होगी? बता पाओगे कि यार ये 35 का तो उसको कम पता होगा, 41 का इसको बाय डिफॉल्ट ज्यादा पता होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जो है, हम जैसे बड़े होते हैं हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं। हम जैसे बड़े होते हैं हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं, और जब हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं इसलिए हमारी सीखने की, हमारी जानने की, हमारी एबिलिटीज जो है वो कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, हम डेवलप होना बंद हो जाते हैं। हमारा डेवलपमेंट क्यों रुक जाता है? क्योंकि हमें कोई चीज मोटिवेट नहीं करती। बात समझ रहे हैं? हमें कोई चीज मोटिवेट नहीं करती, इसलिए हमारा डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो मोटिवेशन जिस आदमी के अंदर है, जिस आदमी के पास कुछ ना कुछ अपने आप को कोई ना कुछ उसको उसकी आग बनाए रखती है, वो आदमी का डेवलपमेंट भी उतना ही होता है। ये बात क्लियर है? अगला है लोकस ऑफ कंट्रोल। अगला है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल है कि ये कॉन्सेप्ट जो है लेफ्ट कोर्ट एंड लेवलसन ने दिया था, और वो कहते हैं कि आदमी का डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको उसको क्या चीज कंट्रोल करती है। वो भाग्यवादी है या वो खुद में बिलीव करता है, वो ये बिलीव करता है कि जो भी चीजें हो रही है सब भगवान कर रहे हैं या ज्यादा मेहनत ना करो, या वो ये है जो सोचता है कि नहीं नहीं यार मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, मुझे ही इस दुनिया को बदलना है। बात समझ रहे हैं? कि वो सोचता है मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा, या वो हूं कि जो सोचता है कि ये तो मेरी डेस्टिनी में लिखा था।
तो किस आदमी का कैसा लोकस ऑफ कंट्रोल है, ये डिटरमिन करता है कि उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। जो भाग्यवादी लोग हैं, आप अपने ऑफिस में कि अरे नहीं भैया, है ना, जैसे सपोजिटली हम हैं, है ना, या एक कोई और आदमी है, आप हमसे पूछते हैं कि भाई क्यों तुम जो है क्यों प्रमोशन नहीं लेते। अरे क्या करना, सब ठीक है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, और क्या मतलब सब कुछ ठीक तो है ना, आगे भी बढ़ के क्या कर लेंगे। हमको क्या रोक रहा है, हमको हमारा ये बिलीफ रोक रहा है कि ठीक है यार, हमने हमें डेस्टिनी के हिसाब से सब कुछ ठीक है। कोई होगा कहेगा नहीं नहीं यार, ये नहीं, ऐसा नहीं, है ना। मोदी वोदी क्या है, मोदी वगैरह ने क्या किया, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, है ना, सब कुछ छोड़ दिया, और अपनी डेस्टिनी खुद बना दी कि नहीं यार, हम हमको कोई हम खुद दुनिया बदल देंगे, हमारी नसीब में लिखा नहीं है, अपना नसीब हम खुद लिखेंगे। तो जो आदमी अपना नसीब खुद लिखने वाले होते हैं, जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, जो मानते हैं कि मैं आई विल राइट माई ओन डेस्टिनी, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कंपेयर टू दोज हु थिंक समबडी एल्स हैज रिटन दिस इन देयर डेस्टिनी फॉर देम। क्लियर है सारू छे? क्लियर है, आगे बढ़े। तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि ये सब आपके नसीब में लिखा है तो होने दो, तो आप डेफिनेटली लेस मोटिवेटेड होंगे। पर अगर आप ये मानते हैं कि नहीं यार, मुझे ये चेंज कर देना है, आई विल चेंज द वर्ल्ड, आई विल चेंज द वे आई एम, तो आप डेफिनेटली मोटिवेटेड ज्यादा होंगे। आप देखिए ना, जो बड़े बड़े जितने हमारे वो रहे हैं, जो चेंज लीडर रहे हैं, है ना, जैक मा रहे हो, है ना, अली बाबा वाले, या कोई भी रहा हो, है ना, नरेंद्र मोदी हो, या कोई भी बड़ा आदमी रहा हो, दे बिलीव कि उनको करना है। आप हिटलर के बारे में देखिए, है ना, दे दे स्टार्ट सो लेट, है ना, हम लोग 35 40s में हम लोग लगता है हमारी लाइफ खत्म हो गई। दे स्टार्ट देयर लाइफ इन 40s, है ना। समबडी लाइक हिटलर, है ना, वो 40s में उनको ख्याल आया कि नहीं नहीं यार, केएफसी वाले 65 साल की उम्र में उनको ख्याल आया कि हम कुछ बिजनेस शुरू करते हैं। हिटलर को जो है 40s की एज में, हाँ, हिटलर को 40s की एज में ख्याल आता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं, ये जर्मनी जैसे हम रह रहे हैं ऐसा जर्मनी हमें नहीं चाहिए, हम इस जर्मनी की किस्मत बदल देंगे, हम इस जर्मनी की किस्मत बदल देंगे, हम एक नया जर्मनी डिलीवर कर देंगे, है ना। और उसके बाद हिटलर वाज अ पर्सन हु नेवर स्पोक, हिटलर वाज अ पर्सन हु नेवर क्लिक्ड अ पिक्चर, है ना। बट उसके बाद जब हिटलर ने उस पावर में आए, उनकी कुछ जो जितना हमें पता है कि करीब उनका एक जो है ऑफिशियल फोटोग्राफर थे, जिस उनका उनके पास करीब उनकी 20 मिलियन फोटोज ली गई, 20 मिलियन। आप समझ सकते हैं, आज से 90 साल पहले 20 मिलियन, है ना, एक ने मतलब 10 लाख, 20 मिलियन मतलब कितना हो गया, 2 करोड़ फोटोज निकाली गई होंगी उस आदमी की जिसने की फोटो नहीं खिंचवाई। क्यों? बिकॉज उनके लिए एक प्रोपेगेंडा एक अलग था उनका। तो यानी लोग उनको, क्योंकि उनको बिलीफ हो गया था कि हम इस जर्मनी को एक नया जर्मनी बनाएंगे, है ना, दिस इज नॉट अ जर्मनी ही वांटेड टू लिव इन। तो लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, वो डिटरमिन करेगा कि वो कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं और कितना उनका सेल्फ डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए। पावर बेसिस, पावर यहाँ पे भी एक आता है, कोटलर ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया। वो कहते हैं कि हम आदमी कितना अधिक पावर चाहता है, ये डिटरमिन करेगा कि वो उसका सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ डेवलपमेंट कितना है। आप देखते हैं ना कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा आईएएस में चुने जाते हैं। यूपी के लोग, यहाँ जितना आईएएस का जो जो वो है पैशन है, वो देश की बाकी देशों हिस्सों में नहीं मिलता है। हाँ, क्रेज जो है वो बाकी हिस्सों में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को पावर का बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनइक्विटी भी उतनी ही ज्यादा है, यहाँ पे इनइक्विटी उतनी ही ज्यादा है, लोगों को उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है ना। आप देखते हो ना, हर आदमी यहाँ नेता बना फिर रहा है, हर आदमी यहाँ नेता बना फिर रहा है। तो कैसे आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप कैसे उस दबाव से बाहर आओगे, कैसे उस ऑपरेशन से बाहर आओगे? आपको लगता है यार, या तो आप भी नेता बनो, या आप देखते हो यार, नेता, हर आदमी नेता बना घूम रहा है, मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, है ना। पर ऐसा नहीं है। आप गुजरात में जाइए तो ये राजनीति बहुत कम है, साउथ में जाइए तो उससे भी ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ज्यादा है हमसे, है ना। तो हमको कितना पावर चाहिए, कितना पावर हमको लगता है कि हमें चाहिए, उस पर डिटरमिन करता है कि हम कितने डेवलपमेंट रहेंगे, है ना। आप बैंक में जाइए, किसी किसी को लगता है कि नहीं नहीं यार, मुझे तो ना जडम बनना है, मुझे तो इन सब लोगों का कंट्रोल करना है। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेहनत करेगा, वो चाहे उसको चाहे कुछ करना पड़े, वो जो है अपने आप को पढ़ता रहेगा, वो एग्जाम देता रहेगा, दिन रात मेहनत करेगा। तो हमको कितना पावर चाहिए, वो डिटरमिन करता है कि हमारा कितना सेल्फ डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई साहब। यस सर, ओके, ओके।
इसी में का अगला कॉन्सेप्ट आता है, हमने क्या कहा, सेल्फ डेवलपमेंट के 3 पार्ट हैं। पहला था खुद का, यानी कि इंटरनल अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे डेवलपमेंट होता था, उसमें हमने देखे 3 पार्ट। हमारा क्या मोटिवेशन पैटर्न है, हमें क्या चीज मोटिवेट करती है, हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, और हमें क्या कितना पावर हम चाहते हैं। इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में जब हम दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो डिटरमिन करता है कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कैसा होगा। यहाँ पे 3 चीजें हैं जो हमको सोशल इंटरेक्शन में काम आती हैं। वो हैं जो स्कुल्स ने बताया है, वो हैं इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अफेक्शन। हम सामने वाले से बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमसे बातें करे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अपने को उसी के हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए सपोजिटली हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं और एक हमारा कोई मैनेजर है और वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, तो हम क्या करेंगे, उससे बात करने के लिए हम भी कोशिश करेंगे ना कि यार हम भी उसकी नॉलेज के लेवल, अब वो जो हमको बोलता है बताता है, हम भी उस चीज के बारे में कुछ बता सकें। करेंगे कि नहीं करेंगे, या हमको अच्छा लगता है, हमको लगता है यार देखो कितना नॉलेजेबल है, कितना ये अच्छा काम करता है, तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं, हम कहते हैं यार क्या बढ़िया है यार, ये क्या आदमी क्या बढ़िया चीजें जानता है ना। हम भी आज से इस काम को सीखते हैं, तो क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं हम उसकी तरह से इंक्लूड हो जाएं, तो हम इंक्लूजन। सेकंड है कंट्रोल, हम किसी आदमी को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, जब जब आप उसको अपनी आपको लगता है कि यार मैं इससे अच्छा हो जाऊं, तब तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा ना। या ये जो चीजें जानता है मैं वो भी जान जाऊं, तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा, और यहाँ आपका सेल्फ डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अल्टीमेटली अफेक्शन। हमें किसी से प्यार है, अटैचमेंट है ना। तो आपको खाना बनाना नहीं आता, बट आपकी वाइफ को केक पसंद है, तो एक दिन आप डिसाइड करते हो कि आज केक बनाना सीखते हैं। आप यूट्यूब पे जाते हो और केक बनाना सीख लेते हो। क्यों क्यों, आपको उसकी जरूरत नहीं थी, बट आपको अफेक्शन है, आपको आपका ये डेवलपमेंट हुआ। आपको नहीं आता था खाना बनाना, आपको नहीं आता था केक बनाना, बट आपने सीख लिया, ठीक है। वजह अफेक्शन। तो 3 वजह से हम लोग यहाँ पे इंटरपर्सनल 2 लेवल पे सीख सकते हैं कि हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इंक्लूजन, है ना। हम उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, या हम उसके साथ प्यार से जुड़ना चाहते हैं, तो हम उसको अफेक्शन में भी हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। तो यहाँ से ये 3 चीजें हैं। तनु इतना लेट आ रही हो, 1 घंटे बाद, सवा घंटे बाद। समझ में आया ये बात, क्लियर है कि कैसे सीखा जा सकता है, इंटरपर्सनल लेवल पे कैसे सेल्फ डेवलपमेंट होता है। इसी में थर्ड लेवल आता है हमारा। थर्ड लेवल पे आगे क्या हम लोग, थर्ड लेवल पे आता है हमारा, अभी थर्ड लेवल पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो हम बताने जा रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको किसी भी किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना। तो इसको हम जो बताने जा रहे हैं वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सिगमंड फ्यूड करके एक इकोनॉमिस्ट थे, 1836 से लेके करीब 1856 से लेकर 1939 तक वो रहे। फ्रूड ने जो है बहुत सारी थ्योरीज दी हैं कि लोग आपस में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके इसी की सिगमंड फ्रूड की कई थ्योरी पे एरिक बर्न ने काम किया 1950s में, और एरिक बर्न ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दिया है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो बताता है कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो एक्चुअली कैसे 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 वो कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है, एक्चुअली वो कम्युनिकेशन कैसे प्लेस करता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वो बंदा, दो बंदे आपस कौन सी स्टेज में हैं। बात सुनिएगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छे से किसी किताब में दिया नहीं हुआ है ना, और इसको इसलिए अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और दो लोग किस स्टेज में हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उनका कम्युनिकेशन कितना बढ़िया होगा या कितना खराब होगा। आपके पास एक कस्टमर आता है, आप मैनेजर हैं, आपके पास वो एक शिकायत लेके आता है ना। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो आपसे और लड़के चला जाएगा, या वो एकदम खुश होकर चला जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, खाली सॉल्यूशन पे नहीं, सॉल्यूशन तो एक अलग चीज है। आप किसी को बगैर सॉल्यूशन दिए भी खुश कर सकते हो, है ना। मैनेजर का मेन काम यही है ना कि सॉल्यूशन दो ना दो, है ना, बट आदमी नाराज नहीं रहना चाहिए। तो ये काम कैसे किया जा सकता है, ये काम कैसे किया जा सकता है, ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमें इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड बाय एरिक बर्न बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडियन साइकोलॉजी सजेस्टेड बाय सिगमंड फ्रूड। फ्रूड जो थे हमने बताया कि वो जो है एक एक सेकंड रुकेगा। दिन शक न था मिले
ओके। तो फ्रूट जो था, हमने बताया था कि एक ऑस्ट्रियन जो थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। एरिक बर्न ने उस पर वर्क किया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस डेवलप किया इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए। और वो कहते हैं कि जो आदमी है ना, वो 3 तरह के ईगो में रहता है। अब ईगो को घमंड वाला मत समझिएगा। हमने कहना हमारी समस्या है कि हमने हर वर्ड को बड़ा जनरलाइज कर रखा है। एटीट्यूड मतलब नकचढ़ा, घमंडी, है ना। ईगो मतलब घमंड, है ना। ईगो ईगो का मतलब घमंड नहीं है, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे 3 तरह के ईगो जो है वो बताए गए हैं। वो हैं हमारे पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो। ठीक है। पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो। ये ईगो बताते हैं कि हम किसी भी चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो ये डिटरमिन करता है कि हम किसी भी चीज के प्रति कैसा रिएक्ट करेंगे, और हम किस ईगो में स्टेज में हैं उस समय, ये डिटरमिन करेगा कि हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। सपोज जैसे 3 ईगो हैं। पहला ईगो जो है पेरेंट ईगो। पेरेंट ईगो जो है ये टॉट ईगो है। टॉट, TAUGHT, टॉट, ये लिख लीजिए कहीं पे। ये टॉट ईगो है। हमें सिखाया पढ़ाया गया है। जैसे एक हमको ये सिखाया गया कि भाई कोई कस्टमर आता है, उसे लड़ना झगड़ना नहीं है ना। या कोई भी आदमी आता है, रिक्शा में बात करनी चाहिए, है ना, तमीज से बात करनी चाहिए, नहीं तू तड़ाक करके बात नहीं करनी चाहिए। पुलिस वालों को नहीं सिखाया। पुलिस वालों को सिखाया जाता है जो भी है वो चोर है, उसके साथ वैसे ही बात करनी है ना। और आजकल चल रहा है ना कॉन्सेप्ट सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल सीखिए, सॉफ्ट स्किल सीखिए, है ना। तो हमको ये बताया जा रहा है कि हमें कैसे किससे बात करनी है। पेरेंट ईगो जो है ये टॉट ईगो है। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो इसलिए डेवलप हो गई हैं क्योंकि हम बचपन से उनको सुनते समझते आए हैं, है ना। हमको बताया गया कि भाई अगर सड़क पार कर रहे हो तो देख सुन के। हम दौड़ के सड़क पार नहीं करते हैं। अगर हम में से कोई भी मोस्टली समझदार आदमी है तो ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चा लो, 2 साल का बच्चा है, वो दौड़ जाएगा सड़क पे। आप दौड़ जाते हो क्या सड़क पे? आप नहीं दौड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सिखा दिया गया है, और आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं नहीं यार, ये कोई आदमी आया हमसे बात करने आया है, इसको आया है बैठाओ पानी पिलाओ। आप कैसे सोचते हो कि इसको हम पानी पिलाएं, है ना। वो आप कहीं ना कहीं आपको सिखा भी दिया गया है। तो पेरेंट ईगो है हमारा टॉट ईगो। पेरेंट ईगो के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक है नर्चरिंग पेरेंट और एक है क्रिटिकल पेरेंट। नर्चरिंग, जैसे पेरेंट्स में क्या होता है, दो पेरेंट्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग पेरेंट्स है ना, तो हम अपने बच्चे को 2 तरीके से डील करते हैं। वो गलत करेगा या उसकी कोई चीज हमें पसंद नहीं आएगी तो या तो हम उसको डांटेंगे कि क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है करने का काम है, ये क्या बेवकूफी है ना, ऐसे करते हैं काम। एक तरीका हो सकता है नर्चरिंग की, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे कर लो, है ना। अच्छा अच्छा गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं बेटा, आगे से मत करना, है ना। तो ये हमारा पेरेंट ईगो जो है हमको इन्हीं इन्हीं 2 मोड में रहने को करता है। वाला आदमी आया हमारे पास, कह रहे सर वो जो है वो हमारी जो है ATM से पैसे निकल गए, है ना। या हमने सर वो GPay में किसी को पेमेंट कर दिया, है ना, पैसा हो गए। अब यहाँ पे आप 2 ईगो आपका आ सकता है ना। नर्चरिंग क्रिटिकल पेरेंट होगा, क्या होगा, यार अजीब आदमी हो, कैसे तुमने पेरेंट कर दिया, कैसे तुमने OTP किसी को दे दिया। या नर्चरिंग होगा तो क्या कहेगा, अच्छा अरे पैसे निकल गए, ओहो यार गलती हो गई, ऐसा मत किया करो, कितना तो देखो RBI बताता है कि नहीं करना चाहिए। तो आप किस ईगो में हैं, है ना। तो पेरेंट ईगो है 2 पार्ट का हो सकता है, नर्चरिंग पेरेंट या क्रिटिकल पेरेंट। ये बात समझ में आया। तो ये आपको सिखाया गया है, टॉट है आपको बचपन से। सब चीजें आप अपने बच्चे को कोई चीज करने से रोकते हो, क्यों रोकते हो? क्योंकि आपने वो चीजें सीखी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने कोई चीज सीखी है, अब उसमें 2 पार्ट हो सकता है, या तो आपको बच्चे को डांट के समझा सकते हो या प्यार से समझा सकते हो। क्यों? आपको लगता है यार ये होना चाहिए था। पेरेंटी को क्या है, पेरेंटी को कहता है कि ये होना चाहिए, ये करेक्ट चीजें हैं। ध्यान रखिएगा, हम 3 चीजों में फर्क बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत कम जगह ये फर्क को अच्छे से बताया गया है। पेरेंट ईगो है, पेरेंट ईगो मतलब आपको पता है सही या गलत क्या है। आपको पता है सही या गलत क्या है, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, प्यार से या गुस्से से। इसका 2 पार्ट हो सकता है, या तो आप नर्चरिंग पेरेंट हो सकते हो या आप क्रिटिकल पेरेंट हो सकते हो। बट आपको सही या गलत पता है क्योंकि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज सिखाई गई है। क्लियर है सबको? क्लियर है बात सबको? ये बात सबको क्लियर है कि पेरेंट ईगो क्या होता है? है ना। आपका बच्चा जो है किसी के ऊपर जो है पानी फेंक देता है ना, या आप ही के ऊपर पानी फेंक देता है। आपको पता है गलत है, ये सही चीज नहीं है। आप उसको पीट सकते हो या आप उसको प्यार समझा सकते हो कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये करो वो करो। तो आपको पता है सही या गलत क्या है, वो ईगो होता है पेरेंट ईगो। अगला ईगो एक है हमारा चाइल्ड ईगो। ठीक है। चाइल्ड ईगो क्या है? चाइल्ड ईगो वो ईगो होता है कि जब हमें पता तो है सही या गलत क्या है, बट हम उस सही या गलत में काम नहीं करते।
हम अपनी भावनाओं में बह के काम करते हैं, है ना। हमें पता है कोई कस्टमर आया, उसने आपको उल्टा सीधा कुछ कह दिया और आपको आया गुस्सा, फिर अपने भी उसको उल्टा सीधा कहना शुरू किया। आपको पता है, पेरेंट ईगो आपको पता है, आपको अभी तक बताया गया था कि कस्टमर से लड़ना नहीं है, और आपको भी लड़ना अच्छी बात नहीं है, ये सब आपको पता है, आपको सब पता है लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो उसने कुछ रिएक्ट किया और उसने आपको मारा, तो आपने पलट के उसको चार आपने मारा, है ना। ये क्या है, ये चाइल्ड ईगो है। बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है, बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है, वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से रिएक्ट करता है ना। जैसे हमारा भी बच्चा छुड़ंका सा है, जरा सा, है ना, 18 महीने का भी नहीं है, 16 महीने का है। तो वो मानने लग गया है आजकल यार। उसको कोई चीज करने से रोको तो पहले तो गुर्राएगा, और ज्यादा रोको तो मारेगा, और उसको उसको और डांटो तो वो रोने लगेगा, क्योंकि उसे उसे कुछ नहीं पता, उसको ये उसको मानने का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको रोने का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसे नहीं पता ये सही है, उसे पता गलत है, उसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है ना। तो ये कभी कभी जब हम डर जाते हैं, कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो हमारा ये चाइल्ड ईगो टेक ओवर कर लेता है, हमारी चाइल्ड ईगो टेक ओवर कर लेता है ना। हम बड़े होके भी बच्चों जैसा बिहेव करने लगे ना, बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, वो चाइल्ड ईगो वाला पार्ट है। हमें पता है ना, हम उछलने लग गए, अरे यार ओ हो जीत गए, ये हो गया वो हो गया, है ना, या एकदम किसी से लिपट गए, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो जो होता है हमारा, वो इरेशनल होता है ना, वो इमोशनल होता है, तो वो चाइल्ड ईगो होता है, ठीक है। इसी में एक तीसरा ईगो आता है, अडल्ट ईगो। अडल्ट ईगो क्या होता है, तो ये जो चाइल्ड ईगो है, ये फेल्ट ईगो होता है। फेल्ट, हम जैसा फील करते हैं हम वैसा रिएक्ट कर देते हैं, हम जैसा फील करते हैं हम वैसा रिएक्ट कर देते हैं, ये फेल्ट ईगो है। इसी में एक तीसरा ईगो है, वो है अडल्ट ईगो। अडल्ट ईगो जो होता है, वो थॉटफुल होता है, वो सोचता है। आपको जडम फोन करता है, आपको 4 गालियां देता है, मन में क्या आता है, पलट गए इसको 5 गालियां दें, पर देते हो क्या, नहीं देते हो, क्यों। आपको पता है यार ये हमको गलत गाली दे रहा है। आपका आपका जो पेरेंट ईगो है आपका जो पेरेंट ईगो है वो आपको बता रहा है ये गलत कर रहा है हमारे साथ, है ना, और आपको लॉजिकली उसको रेजिस्ट करना चाहिए, बट आप नहीं करते हो, है ना। यस सर ओके सर, नहीं नहीं सर करते हैं सर। आपको अजीब से टारगेट्स देता है ना, इरेशनल टारगेट देता है, आपको पता है ये हासिल ही नहीं होने वाले। वो कहता है सैटरडे संडे आके काम करो, आपको पता है ये गलत है, बट आप रिएक्ट नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि उस समय आपका अडल्ट ईगो काम कर रहा होता है। आपको पता है कि हम रिएक्ट नहीं कर सकते, आपको पता है कि यार जो है रिएक्शन का मतलब अभी तो जो है बहुत बवाल हो जाएगा फिर, है ना, तो आप नहीं करते हो। कोई बड़ा कस्टमर आता है, वो आके हंगामा करने लगता है, बड़ा कस्टमर आता है वो आके हंगामा करने लगता है, आप मैनेजर हो, आप उसको, आपको पता है मैंने ये गलत कह रहा है सब कुछ, है ना, पर आप उसको समझाते हो, नहीं नहीं सर हम कर देंगे, आप चिंता नहीं करिए सर, अरे ठीक है सर हम देखते हैं उसको, है ना। क्यों क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नाराज हो गया अभी, देख तो ऊपर कंप्लेंट करेगा, बिजनेस लेके चला जाएगा, फिर क्या होगा, फिर कहाँ से लाएंगे बिजनेस, है ना। उस समय क्या काम कर रहा है आपका, उस समय आपका अडल्ट ईगो काम कर रहा है। आपको पता है गलत है, आपको पता है गलत है, बट आप पेरेंट ईगो में नहीं गए हो, आप पेरेंट ईगो में नहीं गए हो, आपको पता है गलत कर रहा है। पेरेंट ईगो का क्या काम था, उसको या तो डांटना था, यार क्या गलत कर रहे हो यार, ये क्या तरीका है, तुमने तो गलत बात की थी स्टाफ से, तभी तो उसने तुमको पलट के जवाब दिया, बट आप ऐसा नहीं कहते हो किसी कस्टमर को, नहीं नहीं सर ठीक है यार हो गया सर, वो ऐसे ही है सर, अब क्या बताया जाए सर, आप बैठिए सर, है ना, पानी लाइए सर, पानी पीजिए सर। क्यों, क्योंकि उस समय आपका क्या काम कर रहा है, आपका अडल्ट ईगो, आपका थॉट वाला ईगो काम कर रहा है। तो ये जो 3 ईगो हैं, कौन से ईगो, पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो, ये डिटरमिन करते हैं कि दो लोग जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है। जब देखिए इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट समझिएगा, ये ईगो कभी क्रॉस नहीं होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए सामने वाला कस्टमर बिगड़ गया, चिल्लाने लग गया, बड़ा कस्टमर है, हो गई लड़ाई उसके सामने कैशियर से या ऑफिसर से, है ना, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। किस ईगो में है वो चाइल्ड ईगो में है। उसको गुस्सा आ गया, उसके मन का काम नहीं हुआ। बच्चे को क्या है, बच्चे से आप छीन लीजिए कोई काम, वो नाराज हो जाता है ना। वो ये नहीं सोचता कि ये सामने वाला मेरा पेरेंट है, इसने मेरे के लिए इतना कुछ किया है ना, वो ये नहीं सोचता। उस समय वो नाराज है आपसे, उस समय बस उसको चीखना है चिल्लाना है, वो चाइल्ड ईगो में। एक काम कस्टमर कर रहा है, कस्टमर उस समय जो है बस गुस्सा है, वो ये नहीं सोचता कि यार आज तक तो मेरे से अच्छी बनी है, ठीक है यार होगा, इसका भी कोई ये हो सकता है किसी और काम में बिजी हो, ठीक है होगा, गलती हो गई इससे, वो समय नहीं सोचता। उस समय वो चाइल्ड ईगो में, उस समय वो उसको बस गुस्सा आया हुआ है और वो चिल्ला रहा है। यही चाइल्ड ईगो अगर उस समय मैनेजर अपना ले, क्या तुम चिल्ला रहे हो यार, ये कोई तरीका चिल्लाने का। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक ने एक का खिलौना छीना, तो दूसरे ने फिर से अपना खिलौना छीना, और दोनों आपस को कूटने लगे। क्या हो गया, चाइल्ड ईगो, क्योंकि उसके पास भी दिमाग नहीं है, इस बच्चे के पास दिमाग नहीं है, दोनों चाइल्ड ईगो में है। तो मैनेजर भी चाइल्ड ईगो में चला गया, कस्टमर भी चाइल्ड ईगो में चला गया,
क्रॉस क्रॉस ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ट्रांजैक्शन, कि चाइल्ड चाइल्ड से टकरा गया, चाइल्ड चाइल्ड से टकरा गया, क्या होगा? कभी भी वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी वो कम्युनिकेशन, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। हमेशा क्रॉस ट्रांजैक्शन, हमेशा जो है ट्रांजैक्शन चेंज होने चाहिए। पेरेंट पेरेंट बच्चे को समझा रहा है, आपने अपने जूनियर को बुलाया, बैठाया उसको, है ना, कि देखो सुनो ये काम ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, यार ये बहुत ही तुम्हारा गलत तरीका था यार, ये क्या तरीके से तुमने बात कर ली। अब उसको अडल्ट ईगो में जाना चाहिए। जब जडम हमको कॉल कर रहा है और हम भी पेरेंट ईगो में आ गए, अरे नहीं सर ये क्या बात हो गई सैटरडे संडे आने की, क्यों आएंगे हम सैटरडे संडे? वो कह रहे नहीं सैटरडे संडे आओ यार, ये काम करना है, अरे नहीं सर हम नहीं आएंगे, हमें आपको नहीं पता ये गलत है। उसे तो पता है वो गलत कह रहा है, बट आप उस गलत को गलत बता रहे हो, आप भी पेरेंट ईगो में आ गए, तो आप उस समय किस में चले जा रहे हो? अडल्ट ईगो में। अगर आप अडल्ट ईगो में रहोगे, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहेगा। हाँ ठीक है सर, हम करते हैं सर, आते हैं सर, देखते हैं सर, हो जाएगा सर, चिंता नहीं करिए सर, ठीक है, हाँ ठीक है चलो देख लो यार, है ना, वो भी अपनी टोन डाउन कर लेता थोड़ी देर बाद, है ना, बट वो आप भी चिल्लाने लग जाओ तो ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वो इस चीज को डिफाइन करता है कि आप जब सामने वाला जिस स्टेज में है, जिस ईगो में है, आप भी अगर उसी ईगो में चले गए, आप भी उसी स्टेज में चले गए, तो बवाल होना है। ये क्लियर है? ये सबको समझ में आया? ये पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की हमने तुम लोगों को, बड़ा ज्यादा ये कहीं अच्छे से दिया नहीं है किसी जगह, समझ में आया? हम्म, एकदम अच्छे से समझ में आया, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया। ये इस चैप्टर में क्या है ना, समझाने में बहुत टाइम लगता है तो छोटे छोटे से, बट जो है समझाने में बड़ा टाइम जा रहा है। तो इसलिए देखिए, अब पेरेंट ईगो है, क्रॉस ट्रांजैक्शन होने चाहिए, बट नहीं, क्रॉस ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं 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 नहीं, अडल्ट एंड अडल्ट भी नहीं होने चाहिए, अडल्ट एंड अडल्ट भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं, अडल्ट अडल्ट में क्या है, अडल्ट जो होता है वो सुपियोरिटी वाली स्टेज का होता है, कि देखो ये सही तरीका है, बात समझिए, उसने पेरेंट ने क्या कहा है कि ये सही है, तुम्हारा सही उसका सही एक हो, ये जरूरत नहीं, ये जरूरी नहीं है ना सर। जडम ने जो है, जडम के हिसाब से सैटरडे संडे आना सही है, उसका सही है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसको वो दूसरे स्टेज में उसके हिसाब से सही है ना। उसके उसका ये मतलब है कि यार अगर बैंक ने आज हमको बुलाया है तो क्यों ना आए, 2 दिन क्या हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, 2 दिन क्या हम घर नहीं छोड़ सकते, हर बाकी संडे सैटरडे तो रहते हो ना घर, अगर आज बैंक की कुछ कॉल आ गई है तो क्यों नहीं छोड़ोगे, तो उसके हिसाब से तो सही है सैटरडे संडे, तुम्हारे हिसाब से सही नहीं, तो सही नहीं है, आपके हिसाब से सही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका कैरियर पैटर्न अलग है, आपने जो है, आपको आपके पास वो पावर बेस नहीं है जो उसके पास पावर बेस है, आप समझ रहे हो, उसका पावर बेस के हिसाब से वो सही है, उसका पैरिटी को सही है, ये उसने सीखा है, आपने ये नहीं सीखा है, आपने कुछ और चीज सीखी है। तो कभी भी, हाँ, तो कभी भी दो जब सेम ईगो मिलेंगे तो गड़बड़ होगी, कोई भी दो सेम, पेरेंट ईगो का ये मतलब नहीं सही है वो, सही इन द सेंस मतलब उसके हिसाब से वो सही है, उसके हिसाब से वो सुपीरियर है और वो सही है, वो पेरेंट ईगो है, बात समझ रहे हैं, उसके हिसाब से उसका उसका काम है कि यार मुझे पता है ना, मुझे मत समझाओ, बाप है तुम्हारे, उस टाइप का वाला एटीट्यूड है उसका, है ना, बाप है तुम्हारे, हम बाप को सिखा रहे हो, कहते ना बाप को सिखा रहे हो, वो पेरेंट ईगो है कि बाप को मत सिखाओ, है ना, हमें सब पता है ना, हमें मत बताओ। तो ये वो है कि आपको कभी भी सेम ईगो में नहीं रहना चाहिए। चलो अगला, तो इसलिए देखिए, क्रॉस्ड क्रॉस्ड पेरेंट टू चाइल्ड, अगेन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो दो कभी भी सेम ईगो अगर जब चलेंगे कि हम सोच रहे हैं कि सामने वाला चाइल्ड है, बट सामने वाला अपने को चाइल्ड नहीं, वो अपने को पेरेंट समझ रहा है, तो हमने पेरेंट टू चाइल्ड रिएक्शन दिया, उसने भी पेरेंट टू चाइल्ड रिएक्शन दिया, वो कहता है कि यार देखो ये सही है, हमने अपने जूनियर को बुलाया, उसने कहा देखो यार ऐसा है ना, देर तक बैठने से जो है ना अच्छा काम होता है, वो कहता है, वो अपने को समझ रहा है स्मार्ट, वो कह रहा है सर ये सब पुरानी सोच है ना, काम तेजी से होना चाहिए, देर तक बैठने से क्या काम हो जाता है, उसकी अपनी सोच है, आप उसको सिखा रहे हो, वो आपको सिखा रहा है, लड़ाई। तो ये क्रॉस ट्रांजैक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होने चाहिए, एक ने पेरेंट ने चाइल्ड को बताया तो चाइल्ड ने पेरेंट को बताया, आपने बुलाया गया देर तक बैठो, अडल्ट नहीं नहीं, अडल्ट टू अडल्ट में नहीं, किसी में नहीं, अडल्ट टू अडल्ट में नहीं, आप जब उसको समझाते हो ना, अडल्ट में आप उसको समझा रहे हो, देखिए अडल्ट में आप उसको समझा, आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग में चल रहे हो, आप अडल्ट में क्या है, सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला गुस्से में है ना, आप उसको समझा, कैसे समझाओगे, कैसे मानेगा वो, कैसे मानेगा वो,
जब उसके मन की बात हो जाएगी। कैसे मानेगा? जब उसके मन की बात हो जाएगी ना, मन की बात से मानने वाला कौन हो गया? चाइल्ड हो गया। मन से बात मानने वाला कौन हो गया? चाइल्ड हो गया। अच्छा अच्छा, आपने आपने उसका खिलौना छीना, वो गुस्से में था, आपने कहा लो बेटा ये खिलौना ले लो, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो गंदा बच्चा है, वो गंदा बच्चा है, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना बेटा, तो तुम जो है, तो उसने कहा अच्छा हम अच्छे बच्चे हैं, बढ़िया, हम ठीक है यार, वो क्लर्की बदमाश हम तो अच्छे हैं, ठीक है सर ठीक है ना। उस समय आपने उसको प्यार से मना लिया। तो ये ट्रांजेक्शन होने चाहिए, हमेशा उल्टे। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा है ये, चलो जौहरी विंडो तक पढ़ा देंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, या ये चैप्टर खत्म करके खत्म करेंगे। चलो हाँ, इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है टीम का। टीम या ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है 5 स्टेजेस बताई गई हैं टीम बनाने की। पहली है टीम जब फॉर्म होती है, जब हम लोगों को किसी ग्रुप में या किसी टीम में ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। तो अलग आप ब्रांच में जाइए, किसी ब्रांच में जाइए, नया नया ब्रांच मैनेजर बन के जाइए, तो क्या होगा, हर आदमी अलग अलग है ना। तो सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि हम लोगों को जाने प्यार, है ना, कि अच्छा ये कैसा है, ये कैसा है, कैसा है ना। तो ये पहला स्टेज चलता है, एक दूसरे को समझने का, हमारा टीम बन गई है। अगला स्टेज आता है स्टॉर्मिंग का। आप देखिएगा अक्सर नए नए मैनेजर जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, या नया नया क्लर्क आता है उसकी लड़ाई हो जाती है ना। इन्हें हम उसको कहते नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, वो कहता है सर हम तो पिछली ब्रांच में ऐसे ही करते थे, है ना। नए नए जाते ही है ना, या और वो आप या वो आप वो कहते हो कि है ना, नया नया जडम बना है ना, इसलिए ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, ये कहते हो ना, नया नया पीएम बना है ना, अभी दिमाग ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये रहता है स्टॉर्मिंग का। सेकंड स्टेज में क्या होता है, हाँ, हाँ, लोगों में लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू हो जाते हैं। फिर आता है नॉर्मिंग का। अब आपको पता है कि यार मैनेजर तो इसी ने रहना है, उसने भी पता है कि यार काम तो हमने इन्हीं के साथ कराना है, तो फिर कॉपरेशन शुरू होता है। आप भी उसको समझा बुझा के छोड़ देते हो, वो भी समझता है यार कहाँ तक रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ये आता है नॉर्मिंग, है ना, नॉर्मल। फिर आता है कन्फर्मिंग, है ना। फिर वो मैनेजर आपको बुलाता है यार कर दो ना यार, होगा यार, देखा जाएगा, अच्छा करो ना, बढ़िया। तो आप भी सोचते हो यार चलो इस बार इसकी बात ही मान लेते हैं, कर देते हैं यार, हम नाम होगा, हम लोग का भी नाम होगा, है ना। और लास्टली उसी को कंफर्मिंग के बाद परफॉर्मिंग। आप जो है आपकी टीम जो है धीरे धीरे जिनके साथ हमारी लड़ाई शुरू हुई होती है, अल्टीमेटली वही टीमें डिलीवर करने लगती है ना, आप लोग एक दूसरे को पार्ट में बन जाते हैं। तो इस तरह से टीम का फॉर्मेशन होता है। पहला पार्ट होता है फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, फिर कंफर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट में आएंगे जो इंपॉर्टेंट है और अक्सर उस पर सवाल आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है जोहारी विंडो का, सेल्फ अवेयरनेस का, है ना। हमारा हमारे लोगों में सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना। जो आदमी जितना ज्यादा सेल्फ से अवेयर होगा, वो उतना ही ज्यादा उसका ग्रोथ हो सकती है ना। जितनी अपनी 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 एबिलिटीज को जानेंगे, है ना, जितना ज्यादा आप अपनी एबिलिटीज को जानेंगे, उतना या लोग आपके एबिलिटीज को जानेंगे, उतना वो आप उसको जैसे कर पाएंगे। जैसे हमारे अंदर जो है पढ़ाने की एबिलिटी, हमको बहुत लेट पता चला। हमको पहले पता चल जाता तो शायद हम आज हम टीचर होते हैं ना। ये हमको बहुत बाद में पता चला कि यार हम पढ़ा सकते हैं। किसी ने हमको बचपन से बताया होता कि यार तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम जो है ये कहाँ बैंक में पढ़े हो, तुम जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, टीटी करो या यूजीसी करो, नेट करो, तो शायद हम आज टीचर होते। पर किसी ने हमको बताया नहीं, किसी ने हमको बताया नहीं, और हमको खुद भी जब तक पता चला हम लेट हो गए, है ना, कि तो फिर तो बैंक बैंक में आ गए, फिर रह गया, नहीं जा पाए। ठीक है। तो आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको अपने टैलेंट्स के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप जितना अपने बारे में जानेंगे, अपनी एबिलिटीज को जानेंगे, उतना आप अपने को ग्रो कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, है ना। जैसे हमको कभी कभी लगता था कि हम जो है शायद एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमें लोगों से बात करने में बड़ी उलझन होती थी, कोफ्त होती थी, क्या अरे यार अच्छी वो बैठ के जो है मैनेजर हैं तो अच्छा सर बट वो हो ऐसा, है ना, अननेसेसरी लोगों से बात करनी पड़ेगी। बाद में पता चला कि हम इसमें बड़े अच्छे हैं, है ना। बाद में हमें पता चला कि यार हम तो बड़े अच्छे हैं इसमें। ये हमको बाद में पता चला, इस चक्कर में हम कई साल मैनेजर नहीं बने कि यार ये कौन लोगों से बात करेगा, पर हमें बाद में चला हम अच्छे हैं। तो आपको अपने बारे में जानना बड़ा जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो डरते रहते हैं कि यार नहीं नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे, हम हमको नहीं आता ये। बट हो सकता है आपको आता हो, आपको नहीं पता हो उस बारे में, है ना। तो अपने को जानना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, और यही पार्ट जो है जोहारी विंडो में देखेंगे। जोहारी विंडो को एक तरह की विंडो समझिए, एक तरह की खिड़की समझिए, जहाँ पे देखिए क्या इसमें चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये पार्ट देखिएगा, नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ,
नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स। अब इसके अंदर के एरियाज देखिएगा, ये एरिया देखिए, ये एरिया जो आपका बना हुआ है अरीना, ये ओपन स्पेस है। ये स्पेस किस चीज की है, किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स। आपको भी वो चीजें अपने बारे में पता है और सामने वाले को भी वो चीजें आपके बारे में पता है। आपको पता है, जैसे आपकी टीम एक ऑफिस में एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ, लेट से आपकी ब्रांच में एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ, आप कैसे उससे अच्छा काम कराओगे, कैसे उससे अच्छा, वो मान लीजिए बहुत शांत बैठता है, चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है ना, तो आपको पता ही चलेगा यार ये अच्छा काम कर सकता है। आपको पता ही नहीं हो सका कि यार वो उसको रिकवरी में भेज दें तो बड़ी अच्छी रिकवरी कर लाएगा, है ना। आपको पता ही नहीं उसके बारे में, आपको उसके टैलेंट का नॉलेज ही नहीं है ना। या हो सकता है वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया एक्सेल बना लेता है, तो आपको यार ये तो इसको तो एडवांस में लेना चाहिए, तो बहुत बढ़िया नॉलेज समझता है। तो यानी जितना आपके बारे में लोगों को पता होगा और आपको पता होगा, है ना, आप ऑफिस में जाते हो, आप कहते हो सर मेरी ना जो ये स्पीड बहुत अच्छी है, कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, और सर मैं रिकवरी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं लोगों से बातें बड़े पेशेंस के साथ कर लेता हूँ, है ना। आपको भी बातें पर आप उसको देखते हो कि वो ये सब काम करते हुए उसको भी पता है कि वो अच्छा कर लेता है और आपको भी पता है, तो आप उसकी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमारा हमेशा एम ये रहता है कि इस एरीना को, ये जो एरीना है हमारा, इसको हमें बढ़ाना है, इसको हमें बढ़ाना है। यानी वो टैलेंट्स जो उसके अंदर हैं हमें भी पता होने चाहिए और उसे भी पता होने चाहिए। अगर उसे भी पता है और हमें भी पता है, तब इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद एक एरिया आता है नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। आपके अंदर कोई टैलेंट है जो आपको नहीं पता पर सामने वाले को पता है, सामने वाले को पता है कि इस बंदे के अंदर वो बात है ना। आप शांत रहते हो, चुप रहते हो, आप डरते हो, है ना। आप हो सकता है आपके अंदर कोई बहुत आपके अंदर आप जो है बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, पर आपके अंदर एक फियर है, आपके हो सकता है लेट से आपके आपके पास थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट आप स्टेज में जाने से डरते हो, क्योंकि हो सकता है आप कभी स्टेज पे गए नहीं हो, तो स्टेज पे चढ़ के बोलने से डरते हो। बट सामने वाले को पता है कि इस बंदे के पास इतने अच्छे आइडिया हैं कि अगर हम इसको थोड़ा मोटिवेट कर दें तो ये स्टेज पे जाके एकदम आग लगा देगा। वो आपको मोटिवेट करता है, बताता है कि नहीं यार आओ होगा, है ना, बोलते हैं। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो हमसे, है ना, आपको लगता है कि आप शायद जेआईबी सीआईबी नहीं कर पाओगे, आपको लगता है बड़ा टफ है, बट हमको लगता है नहीं नहीं यार क्यों नहीं कर लेंगे, ऐसा क्या है इसमें, नॉलेजेबल बच्चे हैं, है ना, बैंक में है, इतने साल से काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है, बिल्कुल कर लेंगे। ये बात हमें पता है कि आप कर लोगे, आपको शायद लगता हो कि हम नहीं कर पाएंगे सीआईबी, हमें पता है कि आप लोग कर लोगे सीआईबी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी इस स्पेस को बढ़ा दे रहे हैं, अरीना को, आपके ब्लाइंड स्पेस में हम घुसे जा रहे हैं। आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, हम कहते हैं नहीं यार आओ हम पढ़ाएंगे, हम करवाएंगे तुम्हारा सीआईबी। आपको लगता है अच्छा आप करवा दोगे, हम कहा हाँ बिल्कुल हम करवा देंगे, हम नहीं करवा रहे हैं, कल तो आप ही रहे हो, बट हमने आपको खींच लिया वहां से, हमने आपकी ये जो स्पेस थी ना वो बढ़ा दी, हमें पता था आप कर सकते हो, आपको नहीं पता था, आप समझ रहे हो, हम इधर बढ़ गए और हमने आपका ये ब्लाइंड एरिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अरीना में। समझ में आया। ऐसे ही एक एरिया है नोन टू सेल्फ, है ना। तो ये जो एरिया है आपका ब्लाइंड वाला, ये इग्नोरेंस की वजह से आता है, आपको आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये ब्लाइंड एरिया बना रहता है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, क्लोज्ड, आपके अंदर कई सारी चीजें हैं बट आप बताते नहीं हो, आपको पता है वो चीजें अपने बारे में बट आप लोगों को नहीं बताते हो, आप डरते हो, आप डरते हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो बट आप जो है किसी को बताते नहीं हो, चुपचाप ऐसे ही गाते रहते हो बट बताते नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना। आपकी कोई बचपन की फीलिंग हो सकती है, कोई आपके बचपन के फियर्स हो सकते हैं, या कोई भी कोई डर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो उस चीज को आप छुपा के रखते हो। तो इन चीज पर धीरे धीरे आप कभी कभी देखते हो ना, कई लोग होते हैं पहले बहुत शाई होते हैं, पर धीरे धीरे जब आप उनके साथ घुलते मिलते हो तो पता चलता है ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बहुत ही, ये तो बड़ा ही हंसमुख आदमी है, हम सोचते थे ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। होता है ना, कई बार हमें लगता है ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो बड़ा बोर आदमी होगा, बाद में चलता है वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है, बड़ा टैलेंटेड आदमी है, तो धीरे धीरे आपको अपने बारे में बताता है, धीरे धीरे जैसे वो अपने आप को बारे में बताएगा, उसका वो फियर, वो डर, उसकी फीलिंग्स ओपन अप होगा, कहते हैं अपनी अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करना, जैसे वो अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करेगा तो वो जो हिस्सा जो उसको सिर्फ उसको नोन था वो आपको भी नोन हो जाएगा, तो तब उसका ये अरीना बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। और कई ऐसा हिस्सा है जो उसको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, डार्क साइड, हमारे अंदर की कुछ चीजें जो हम भी नहीं जानते, सामने वाला भी नहीं जानता, इसको कैसे किया जाए, इसकी इसकी भी नॉलेज यही है, इसका भी तरीका वही है, या तो कोई सामने वाला आपकी उस चीज को पहचान जाए या आप अपने अंदर की उस चीज को पहचान जाओ, तो इस डार्क को भी हम लोग अरीना में
कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, सेल्फ बिलीफ, है ना। सपोजली जैसे हम जब आज से 15 साल पहले जब हम नौकरी करते थे, हम जो है क्लिनिकल में थे, हमको लगता था यार, तब मैनेजर बड़ा आदमी होता था, हमको लगता था यार हम कभी मैनेजर शायद ना बन पाए, क्योंकि हमारे अंदर वो लोगों को कमांड करने की एबिलिटी नहीं है ना। आज हमको लगता है कि यार आज हम क्लर्क नहीं हो सकते, है ना। कोई हमको ऑर्डर दे ऐसा शायद हम ना सह पाए, क्यों? क्योंकि तब उस समय लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ था, है ना। हमको लगता था ये कैसे होगा। जैसे आप में से कई लोगों को लगता, अगर हम आपको कहेंगे प्रधानमंत्री बनोगे, आपको नहीं यार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे यार, है ना। बट ऐसा नहीं हो सकता, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन जाए आप लोग। हिटलर कैसे हिटलर बन गया, है ना। या मोदी कैसे मोदी बन गए, चाय बेचते थे या कोई छोटे से वर्कर थे, कैसे प्रधानमंत्री बन गए, है ना। हाँ, तो कैसे बन गए, क्यों? क्योंकि कहीं 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 उनका कोई डार्क साइड था, शायद किसी ने पहचान लिया, शायद किसी ने बता दिया कि यार तुम कर सकते हो, या शायद उन्होंने खुद को एक दिन अपने को पहचान लिया कि हम कर सकते हैं। तो ये डार्क साइड किस में आ गया, अरीना में आ गया। आज हम लोग मोदी को सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं, उनको हमको ही पता है, उनको ही पता है कि ये हमारा सुप्रीम लीडर है, ठीक है। चलिए, आपको बना दिया जाए सर लीडर। चलिए, तो ये पार्ट है, यहाँ से हम लोग खत्म कर रहे हैं आज का चैप्टर, है ना। और कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और कल बाकी के आगे के हिस्से जो है इसको पढ़ेंगे। ये कल भी क्लास रखेंगे, कल जरा कितने बजे से क्लास रखें, 8 बजे से रखें क्लास कि 8:30 से? हम इसको जो है खत्म करना चाह रहे हैं मॉड्यूल सी को जल्द से जल्द। हम एबीएम निपटा के जल्दी से जल्दी बीएफएम पे बांधना चाह रहे हैं, क्योंकि जो है 9 से 11, ओहो चलती है क्या 9 से 11? ठीक है, 9 से 11, कल 9 से रखते हैं क्लास, ठीक है, 9 बजे से क्लास रखते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द एबीएम निपटा के हम लोग बीएफएम में आएंगे, और बीएफएम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और केस स्टडीज और ये सब करा जाए। उसमें ज़्यादा टाइम हम डिवोट देना चाह रहे हैं, ये आप लोग सीख लीजिए, इस पे अपनी वर्क करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। फिर हम लोग बीएफएम पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ क्लास खत्म कर रहे हैं, कल हम लोग 9 बजे वापस मिलेंगे। आज का चैप्टर हो सकता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय। और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सुना है तेरे चाहने वाले आगे। एनी डेट्स डिक्लेयर, डेट्स कब है? 1 को आएगा बेटा प्रांजलि, 1 तारीख को। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।